हाय एवरीवन एंड हेलो टू ऑल द डेल्टाइट्स। तो आज हमारा पहला बोनस लाइव सेशन होने वाला है। ये एक तरीके से हमारा ओरिएंटेशन सेशन है और पहली बार हम एक दूसरे से लाइव मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट किया है एंड ये जो पूरी लाइव है और जितने भी हमारे आगे के जो सेशंस होंगे, चाहे वो बोनस सेशन हो चाहे वो मेंटरशिप सेशन हो, सारे के सारे जूम इसी इंटरफेस को हम जनरली देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो नीचे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं जूम के अंदर, उसमें Q&A का ऑप्शन होगा। तो Q&A के ऑप्शन में Q&A में लिखकर जो भी आप मैसेज मुझे देना चाहते हैं वो मुझे अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। तो केशव ने गुड इवनिंग मैम लिख के भेजा है, कृति ने हाय दीदी लिख के भेजा है। तो हाय केशव, हाय अभिजीत, हाय कृति। हरप्रीत का मैसेज आ रहा है, प्राची, शेखर, आई एम गुड, हाउ आर यू। हाय हिमांशु। अच्छा, हाय डिम्पल, हाय आयुष। डिम्पल पूछ रही है दीदी सारे नोट्स लैपटॉप पे बनाऊं तो ठीक रहेगा। देखो नोट्स का जनरली ये होता है, जिस आपको नोटबुक पे नोट्स बनाना पसंद है आप नोटबुक पे बनाइए, आपको लैपटॉप पे बनाना पसंद है आप लैपटॉप पे बनाइए। नोट्स हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप बना सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाय आयुष, हाय सृजन, हाय नेहल, हाय रणदीप, हाय अनुश्रेष्ठ, हाय राहुल, नितिन टिकले। अच्छा, वॉइस लो आ रही है क्या? वॉइस इज वेरी लो, एक स्टूडेंट ने लिखा है। वॉइस ठीक आ रही है क्या मेरी? एक स्टूडेंट है, इनको मैं टाइप करके थोड़ा सा जवाब दे रही हूँ। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, मेरी वॉइस ठीक आ रही है तो एक बार Q&A के ऑप्शन में चैट के अंदर सबको ओके लिखना है। वॉइस ओके आप लिख सकते हैं। वॉइस वैसे तो ठीक आनी चाहिए, मेरा जो सेटअप है उसके अंदर दिखा रहा है ठीक है, बट वॉइस यस ओके ओके ठीक है ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ओके आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं साथ के साथ टेलीग्राम पर छोटा सा एक अपडेट डाल देती हूँ कि हम लाइव आ गए हैं। तो इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिनको ज्वाइन करना होगा और उन्होंने नहीं किया होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। तो मैंने छोटा सा एक मैसेज ड्रॉप कर दिया है, तो सबके पास छोटी सी नोटिफिकेशन चले जाए, किसी का कुछ मिस ना हो। ऑल राइट, ठीक है। तो आप लोगों ने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डाउट्स लिखकर भेजे थे आज, एंड उनमें से एक दो डाउट तो मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगे कि मैंने स्पेसिफिकली वो जो पूरा मैसेज था स्टूडेंट का उसको कॉपी करके रख लिया है, एंड उन एक दो डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के लाइव सेशन के एंड में। अच्छा, ये हमारा बोनस एक तरीके से सेशन है। शुरुआत में आपको कुछ घंटे कुछ जो है डेल्टा के अंदर प्रॉमिस किए गए थे या लाइव मेंटोरशिप सेशंस की, इतने सेशंस होंगे हमारे। ये जो सेशन है वो उसके अंदर नहीं आता, ये बिल्कुल अलग से हम एक्स्ट्रा सेशन है ओरिएंटेशन का जिसको कंडक्ट करा रहे हैं, ताकि बेसिक बेसिक हम पहले समझ जाए कि अल्फा एग्जैक्टली है क्या। सॉरी आदत इतनी हो गई है, डेल्टा एग्जैक्टली है क्या। तो वैसे आदत धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, तो टेंशन की बात नहीं है। सो एक्साइटेड फॉर डेल्टा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ गए हैं वॉइस ओके के बाद भी, एंड मैंने कुछ कुछ स्लाइड्स हैं जो प्रिपेयर की हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ शुरू से ही, चैट डिसेबल्ड है। कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, चैट डिसेबल्ड है। Q&A का एक ऑप्शन आता है जूम के ऊपर, आपको मिलेगा, उसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो वही एक तरीके से हमारी चैट है और वो पूरा का पूरा मुझे स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं बता रही थी कि जितने भी हमारे लाइव सेशंस होंगे ना, चाहे ये वाला सेशन हो गया और कोई आने वाले मेंटोरशिप सेशन हो गए, जितने भी लाइव सेशन होंगे इन सब की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होगी। तो इन केस कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मान लो वर्किंग प्रोफेशनल है और कोई ऐसा सेशन है जो रात में लेट तक जिसमें हमें बैठना पड़ रहा है, या फिर मान लो किसी की स्टूडेंट के एग्जाम्स चल रहे हो तो उस कारण वो सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसको जाकर बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। या फिर आपने अटेंड किया था पर आप कुछ स्पेसिफिक चीज है, टॉपिक है जिसको दोबारा से देखना चाह रहे हैं कुछ डिस्कशन को, तो उसको भी आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, उस टाइम पर कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसको करने की वजह से आपको सेशन को मिस करना पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगी लाइव सेशंस को जब जब हो रहे हैं अटेंड करना है, एंड उसके साथ साथ हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको टाइमली कंप्लीट करते हुए चलना है।
ओके, इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स और प्रैक्टिस विल बी ओके? देखो, मेरा जनरल बिलीफ ये है कि डेल्टा के अंदर हम इतना कोड कर लेंगे, जैसे हमने शुरुआत HTML के साथ की है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि HTML के इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को हमने पढ़ लिया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ लिया। अब मैं इनको याद कैसे करूं, मैं इनके नोट्स बना लेता हूँ। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक बार हमने HTML सीख लिया ना, तो पूरी डेवलपमेंट जर्नी में जब जब हम अपने ब्राउजर पर खोलकर किसी वेबसाइट को, वेब पेज को बना रहे होंगे, तब तक हम HTML और उसके टैग्स को यूज करेंगे। तो HTML एक तरीके से ऐसी चीज है जो हमें अल्टीमेटली हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे लिखते टाइम कि हमें वो रट ही जाएगा, इस तरीके से होता है। एंड इसके साथ साथ इनफैक्ट आगे आप CSS की बात करेंगे या जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो हम इतना ज्यादा कोड इन टेक्नोलॉजीज का लिख लेंगे कि हमें चीजें याद हो जाएंगी एंड उसके बाद हमें इन चीजों को नोट से रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको फील होता है कि मैंने कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट लर्न किया है जिसको शायद थोड़े महीनों बाद में भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो फिर आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाना एक तरीके से पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो हम इतनी एम्पल प्रैक्टिस करेंगे कि आपको प्रैक्टिस के साथ चीजें याद होती चली जाएंगी। बस उसमें कैच ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेक्चर्स को सिर्फ देखना नहीं है। मैं तो कोड कर दूंगी, पर आप सीखेंगे कब, जब आप खुद से कोड करके लिखेंगे। तो इसीलिए सिर्फ लेक्चर्स को देखने की बजाय हमें खुद की कोडिंग प्रैक्टिस जो है उसको करना शुरू करना है। और लेक्चर्स में जो जो कोड चल रहा है, साथ के साथ उन चीजों को कोड करते हुए या साथ के साथ उन चीजों को करते हुए हमें उन्हें इंप्लीमेंट करना है, तभी हम एक बेटर प्रोग्रामर बन रहे होंगे। तो ये है नोट्स के बारे में। तो एक स्टूडेंट ने यही पूछा था, इज नो आर नोट्स नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट? देखो, डेवलपमेंट और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम अगर आपने सीखा होगा तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में यूजुअली, अगर आपने टर्म सुनी है तो ठीक है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, बट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम कोडिंग का वो पार्ट होता है जिसमें हम बहुत सारे सवाल करते हैं, जैसे मैथ के अंदर बहुत सारे सवाल करते हैं, तो वहां पे चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंट के अंदर हम सवाल नहीं करते, डेवलपमेंट के अंदर हम चीजों को बिल्ड करते हैं, चीजों को क्रिएट करते हैं। तो उसमें एक लॉजिकल प्रोसेस किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने का, या किसी भी वेब पेज को, या किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने का जो लॉजिकल प्रोसेस होता है कि बेसिक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम उसमें स्टाइल ऐड करेंगे, फिर हम उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से सीखकर अपनी वेबसाइट्स या प्रोजेक्ट्स को बनाना सीख रहे होंगे। अब इस लॉजिकल प्रोसेस में हो सकता है कि हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखें जिसमें से मैक्सिमम हमें याद नहीं रहेंगी। तो उस केस में अगर हमने सीखा अच्छे से है, अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि चीजें काम कैसे करती हैं, तो अगर डेवलपमेंट करते टाइम हम कुछ भी भूल जाते हैं ना, तो हम उसे गूगल सर्च कर सकते हैं, हम उसे इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट में हमें मैक्सिमम चीजें याद नहीं करनी पड़ती अलग से, वो हमें प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। जबकि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम करते टाइम हमें वहां पर चीजें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर हम क्वेश्चंस को जाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, जबकि डेवलपमेंट में सेम प्रोजेक्ट को बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि हम नेटफ्लिक्स क्लोन बनाने चले, नेटफ्लिक्स क्लोन को आप बनाना चाहते हैं तो आपका कोड अलग दिखे, मेरा कोड अलग दिखे, पर फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। तो ये चीज डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बट यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में हमें सेम लॉजिक ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सेम आउटपुट लेकर आने के लिए। तो इसीलिए डेवलपमेंट में चीजों को याद रखने से बेटर होगा कि हम चीजों को प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट आपने क्लास में जितना सीख लिया ना, कोशिश करो आप उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर चीजों को सीखो। जो भी चीज हमने करी है उसको गूगल पे सर्च करके देखो, उसको खुद से इंप्लीमेंट करके देखो। मैंने अगर हेडिंग टैग के अंदर कोई चीज आपको लिख कर दिखाई है तो आप कुछ और लिखकर अपना एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करो। अब जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना इन चीजों के, जैसे HTML अभी हमने किया है तो HTML के अंदर एक दो चीजें हमने सीखी हैं, उनके साथ आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर करके नई नई उनके एक्सपेरिमेंट, नई नई जो चीजें ट्राई आउट करो। और ट्राई आउट करोगे तो थोड़े से एरर्स आएंगे, थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर आप हो सकता है कुछ नया ही आप इंटरेस्टिंग डिस्कवर करो। जैसे एक स्टूडेंट ने क्या किया,
मैंने जैसे लेक्चर के अंदर बताया HTML में कि H1 से लेकर H6 तक टैग होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने आगे बढ़ के एक्सपेरिमेंटेशन किया कि H6 की जगह अगर H7 लिख देंगे तो, H8 लिख देंगे तो, H9 लिख देंगे तो क्या वो चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो स्टूडेंट ने उस चीज़ से रिलेटेड एक डाउट भी पूछा, तो उसको भी हम आगे एड्रेस करेंगे। तो इसी तरीके का माइंडसेट हमें रखना है, जितना बताया जा रहा है उतना, प्लस उसके साथ अपना खुद का दिमाग लगाकर थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन हम करेंगे ना, तब जाकर डेवलपमेंट में हमें और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि हम तो डेल्टा के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, बट एट द एंड आपको सबसे ज्यादा मजा और सबसे ज्यादा लर्निंग तब मिलेगी जब आप खुद भी अपने जो इंटरेस्ट है उसके साथ अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। ऑब्वियसली वो हम अभी नहीं करेंगे, अभी का शुरू का जो 1 महीना है उसमें तो हम धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू करेंगे, अभी सीधा प्रोजेक्ट्स पर नहीं बढ़ना है, पर छोटी छोटी चीजों में भी हम इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स अपनी तरफ से ले सकते हैं। Ma'am, is this session going to be recorded? Yes, this session is going to be recorded. And इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको बिल्कुल मिल रही होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, वैसे आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स होंगे। हम क्या करते हैं, जो एक ओरिएंटेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा स्लाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया है। तो उन चीज़ों के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, और मेरी ये होप है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट जो मैं चीज़ें बताऊंगी उससे क्लियर हो रहे होंगे, बट उससे भी एडिशनल आपके अगर डाउट्स होते हैं तो उनको हम सेशन के एंड में ले लेंगे। तो मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरी स्लाइड आपको दिखने लग जाएंगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप मेरी ये जो स्क्रीन है ये आप सभी लोगों को दिख रही होगी। इसमें वेलकम डेल्टाइट्स स्लाइड जो है हमने लिखी हुई है वो आपको दिख रही होगी। अगर आपको दिख रही है तो एक बार स्क्रीन विजिबल मुझे आप Q&A के अंदर लिख के दे दें, तो मुझे पता चल जाएगा दैट एवरीथिंग इज गुड। स्क्रीन विजिबल, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। जब मैं Q&A के अंदर पूछती हूँ कि ये लिख के देते हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे जगे हुए हैं, क्योंकि हम थोड़े से सेशंस को रात में रख रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कई सारी डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेल्टा एग्जैक्टली क्या है। तो डेल्टा के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। अब अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर अपलोड हुआ है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा, एक तो आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, और उसके बाद हमारा जो लेक्चर 1 है उसके अंदर हमने HTML जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 अपलोड किया है। HTML को वैसे हम 4 पार्ट्स के अंदर बढ़ेंगे, उसमें से फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। तो ऐसा नहीं है HTML हमने जितना अभी तक अपलोड किया सिर्फ उतना ही पढ़ रहे होंगे, और भी काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो वो आ रहे होंगे धीरे धीरे करके। इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है आपके माई कोर्सेज के अंदर, उसके अंदर हमने कंप्लीटली बात करी है कि फुल स्टैक या वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और उसमें हमने ये भी बात करी कि इंटरनेट का क्या मतलब होता है। इंटरनेट हम सब यूज करते हैं, फोन के ऊपर यूज करते हैं, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। आप जूम पर मुझसे बात कर पा रहे हैं, ये भी इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो इंटरनेट क्या है एग्जैक्टली वो मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप फिर भी थोड़ा सा और समझना चाहेंगे, तो बेसिकली दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप घर पर अगर बैठकर कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, फोन के ऊपर कुछ देख पा रहे हैं, तो मुझ तक वो चीज कैसे पहुंच रही है, आपके मैसेजेस या मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंच रही है, वो इंटरनेट के थ्रू पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के सिस्टम्स कनेक्टेड है। और हमारे सिस्टम्स कनेक्टेड कैसे हैं? वायर्स के थ्रू। हमारे घर पे हम कह सकते हैं कि फोन में तो कोई वायर नहीं लगी हुई, या लैपटॉप में कोई वायर नहीं लगी हुई इंटरनेट की, बट वो इंटरनेट हमारे पास वाईफाई या हमारे जो घर पे राउटर्स वगैरह होते हैं उनकी मदद से हमारे पास इंटरनेट पहुंचता है। तो वायरलेस जो इंटरनेट है ना, वो बहुत छोटी रेंज तक पहुंचता है, पर हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल इंटरनेट होता है वो वायर्स के थ्रू ही होता है। जैसे हमारे घर पे जो राउटर है या जो वाईफाई है उसके पीछे भी एक केबल कनेक्टेड होती है, और वो केबल कहीं किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से आ रही होगी, हो सकता है जियो की केबल आ रही हो, या एयरटेल का इंटरनेट आ रहा हो, या BSNL का इंटरनेट आ रहा हो आपके घर पे। तो जितना भी इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब है कि
अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कैसे कनेक्टेड है, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आप बोलेंगे कि फिर हम इंडिया के में बैठे हुए लोग यूएस में बैठे हुए लोगों के साथ कैसे बात कर पाते हैं, तो इंडिया के जो डिवाइसेस हैं वो यूएस के डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं। कैसे कि अंडर द वाटर जो हमारे ओशियंस है बड़े बड़े, उनके नीचे से बहुत मोटे मोटे तार जाते हैं जिनके अंदर वो इंटरनेट का कनेक्शन जाता है। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च, गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि जो अंडर वाटर इंटरनेट वायर्स होते हैं वो एक्चुअली दिखते कैसे हैं। तो जो ओशंस होते हैं, समुद्र के नीचे से बड़े मोटे मोटे वायर्स जाते हैं जिनके अंदर से आपके जो भी डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से वीडियो क्या है, वीडियो एक तरीके का डेटा है। आपके मैसेजेस क्या है, आपके मैसेजेस डेटा है। व्हाट्सएप के मैसेजेस डेटा है, व्हाट्सएप पे फोटोज है, इंस्टाग्राम पे फोटोज है, फेसबुक पे कुछ और चीज है। तो सारी चीजें डेटा है और वो डेटा वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो फिजिक्स के अंदर हमने सीखा था, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जाना। ओवरव्यू में थोड़ा सा समझ लेना कि हाँ इंटरनेट है क्योंकि सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो मतलब एक डिवाइस पर जो चीज चल सकती है वो दूसरे डिवाइस को भी दिखना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट के थ्रू। तो हम वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या करेंगे, ऐसी वेबसाइट्स बनाएंगे या ऐसे वेब पेजेस बनाएंगे। वेबसाइट बड़ी होती है, पेजेस छोटे होते हैं। तो ऐसी हम वेबसाइट या वेब पेजेस बनाएंगे जो सारे के सारे डिवाइसेस पर इंटरनेट के थ्रू लोग एक्सेस कर पाएं। तो जितनी भी हमारी वर्ल्ड के अंदर वेबसाइट्स होती हैं, हम सबने नेटफ्लिक्स देखा होगा, प्राइम वीडियो देखा होगा, हम जोमैटो, ऑल्दो जोमैटो ऐप है बट कॉन्सेप्ट वही सेम रहता है। ऐप और वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट वही सेम रहता है। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस, उन्हीं चीजों पर डेवलपमेंट पूरी है जो वो काम करती है। तो जोमैटो आपने चलाया होगा, पेटीएम चलाया होगा, इन सब के जो कंसेप्चुअली चीजें चलती हैं वो सिमिलर तरीके से चलती हैं। तो हमने क्या, यही दोनों वेब डेवलपमेंट और इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। फिर हमने HTML के साथ शुरुआत करी वेब डेवलपमेंट की। सबसे इजी चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर HTML सीखें तो। इनफैक्ट आई रिमेंबर कुछ कुछ स्कूलों के अंदर तो 7th-8th क्लास में आपको HTML सिखाई जाती है। तो बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ, अगर आप बिगिनर है प्रोग्रामिंग में तो धीरे धीरे जो है HTML से हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको चीजें जो है इंटरेस्टिंग ही लगेगी। मतलब डेवलपमेंट सीखना, कोडिंग सीखने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है। आप दूसरे तरीकों से थोड़ा सा जाके सीखेंगे तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट डेवलपमेंट में बहुत मजा आता है क्योंकि हमारे कोड से हो क्या रहा है वो हमें आंखों के सामने दिखाई देता है। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा मजे देगी। अब हमने ये सीख लिया कि वेब डेवलपमेंट क्या है। बेसिकली हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस बना रहे होंगे जो इंटरनेट पर काम करें। अब जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड, दूसरा पार्ट होता है बैक एंड, तीसरा पार्ट होता है डेटाबेस। फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में बात करते हैं एक बार। फ्रंट एंड यानी फ्रंट, सामने, और बैक एंड यानी बैक, पीछे। तो वेबसाइट्स का वो हिस्सा जो हमें सामने दिखाई देता है, मतलब अगर मैं amazon.com सर्च करूंगी या google.com सर्च करूंगी तो जो मुझे पेज दिखाई देगा वो फ्रंट एंड है। मुझे एज अ यूजर, मैं यूजर हूं क्योंकि मैं वेबसाइट को यूज करने वाली कैटेगरी में हूं। तो अगर आप भी जब वेबसाइट सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो आप भी उस वेबसाइट के यूजर बन जाते हैं। तो यूजर्स को जो हिस्सा दिखाई देता है, जिस हिस्से पर जाकर वो बटन को क्लिक कर सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, कार्ट में ऑर्डर दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें फ्रंट एंड का पार्ट होती हैं। और वो हिस्सा वेबसाइट का जो यूजर को कभी दिखाई नहीं देता। जैसे आपको नहीं पता कि आपने पेटीएम पर पेमेंट कर दी तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे किस तरीके से, कौन से कोड से कटे और फिर आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर हो गए। तो ये जो बैकएंड में चीजें चलती हैं, बैकएंड यानी ऐसी चीजें जो पीछे छुप कर चलती हैं, जिसके बारे में यूजर को नहीं दिखता कि हाँ अब मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, अब दोस्त के बैंक अकाउंट में आ गए, उनका जो अकाउंट स्टेटस है वो अपडेट हो गया। ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती है, बैकएंड से हो जाती है। तो वो हिस्सा बैकएंड कहलाता है वेबसाइट्स के अंदर। और वेबसाइट्स का वो हिस्सा जो सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कि अगर फेसबुक है, फेसबुक का अपना एक डेटाबेस होगा जिसमें फेसबुक के हर एक यूजर का नाम होगा, उनका फोन नंबर ऑल्दो फेसबुक लेता नहीं है बट ईमेल आईडी स्टोर्ड होगा, उनका पासवर्ड स्टोर होगा, कौन से वो शहर में रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, उन्होंने क्या क्या पोस्ट किया है, क्या क्या कॉमेंट्स किए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक में जहां पर स्टोर होगी हर एक यूजर के लिए। या किसी और वेबसाइट में इंस्टाग्राम की सारी इंफॉर्मेशन जहां पर स्टोर्ड होगी तो उसे हम इंस्टाग्राम या फेसबुक का डेटाबेस कहेंगे। तो जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, हम व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं, जब नए तरीके से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आता है रिस्टोर मैसेजेस, कि पुराने वाले मैसेजेस को आप वापस लेके आ सकते हैं व्हाट्सएप में। तो वो कैसे आते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने डेटाबेस के अंदर उन सारे मैसेजेस और सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो
वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, वो हिस्सा जो यूजर के साथ इंटरैक्ट करता है। बैक एंड, वो हिस्सा जो यूजर से छुपा रहता है। और डेटाबेस, जहां पर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और इन्हीं तीनों पार्ट्स को मिलाकर बनता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो हमारे कोर्स के अंदर, डेल्टा के अंदर हम क्या सीख रहे होंगे? डेल्टा के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, जिसमें हम फ्रंट एंड भी सीखेंगे, जिसमें हम बैक एंड भी सीखेंगे, और जिसमें हम डेटाबेस भी सीखेंगे। अब इन तीनों के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिनको हम सीखने वाले हैं। फ्रंट एंड के अंदर हम HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। बैकएंड के अंदर हम Node.js और एक्सप्रेस को सीखेंगे। और डेटाबेसेस के अंदर हम MySQL एंड उसके साथ साथ अपने MongoDB को सीखेंगे। अब MongoDB क्या है, MySQL क्या है, Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये सब क्या है, उसके हमें ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे वैसे वैसे हम इन चीजों को भी सीख जाएंगे। जैसे HTML को हमने सीखना शुरू कर दिया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि HTML एग्जैक्टली क्या है और क्या करता है। तो उसी तरीके से जब हम बाकी के टॉपिक्स को सीखेंगे तो इनके बारे में भी हमें आइडिया लगता रहेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको ओवरव्यू में बताया जाए तो इनको हम सीखने वाले हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं जिनको हम सीखेंगे, बट उनको अभी हम मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है। ऊपर ऊपर से टेक्नोलॉजीज में हम इन सबको कवर करने वाले हैं, और इतना सीखना एनफ होगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। मतलब डेल्टा को अगर आप सीरियसली अच्छे से फॉलो कर लेंगे, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेंगे, तो काफी सारी चीजें होंगी। पहला तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे, और उसके बाद जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं उसको यूज करके लाइव सेशंस के अंदर जितनी भी चीजें बताई जाती हैं कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करना है, इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजों को जब आप अच्छे से यूज कर लेंगे ना, तो आप अपने लिए जितनी मेहनत आप करेंगे उतने बेटर आपके रिजल्ट आ रहे होंगे। फिर आप अपनी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप अपने लिए फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑन कैंपस इंटर्नशिप में, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में भी बैठ रहे हैं तो उसमें भी आपके चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि आपको अच्छा खासा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। पर वो तभी होगा जब आप चीजों को सीरियसली लेकर पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आप बीच में आधा छोड़ देंगे, आप ये सोचेंगे फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया मैंने, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट भी बन गया तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखना है। हमें पूरी की पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है, पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी जाकर हमें बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। एंड इस कोर्स के एंड तक आप इतना ज्यादा खुद को सक्षम पाएंगे कि अगर आपको आगे जाकर कोई और नई चीज मान लो सीखने का मन करता है, डेवलपमेंट के अंदर कोई और नया कॉन्सेप्ट सीखने का मन करता है, कोई और टेक्नोलॉजी सीखने का मन करता है, तो आप खुद से जाकर चीजों को सीखना और समझना, वो वाली जो एक क्वालिटी होती है उसको भी आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। तो बस वो चीज है कि जितना आप हार्डवर्क पुट इन करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, उतने बेटर आपको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। पर उस हार्डवर्क के पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंट जरूर रहना है। ये वर्ड है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर हम बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आता है हमें लगता है हाँ कॉलेज की क्लासेस चल रही है, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, या अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, नहीं तो और कब इंजॉय करेंगे कॉलेज लाइफ के अंदर। तो एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट जिसकी प्लेसमेंट लग चुकी होती है या जिसका जॉब लग चुका होता है, उससे ज्यादा कॉलेज लाइफ को कोई नहीं एंजॉय करता, क्योंकि वो व्यक्ति पूरा का पूरा फ्री है, उनके पास ज्यादा कुछ ऑब्लिगेशंस बची नहीं है। उसके बाद मान लो आपका फर्स्ट जॉब लग जाता है तो फिर आपकी इच्छा यही होती है या तो बेटर जॉब ले लूं, या फिर ठीक है मेरा हो गया अब मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ कॉलेज लाइफ को। दोनों ही केसेस में आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में नहीं होते। जब तक प्लेसमेंट या जॉब नहीं लगती तब तक हम थोड़ा सा क्या होता है कॉलेज के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, बट एक बार प्लेसमेंट जॉब लग जाती है हम थोड़े से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़े से खुश हो जाते हैं, उसके बाद आप हैंग आउट किया, बाहर जाने की या ट्रिप की परमिशन भी मांगते हैं तो वो इजीली मिल जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के अंदर सोच रहे हैं कि अगर हम समर वेकेशन में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, या फिर कोई और रीजन हो सकता है दोस्तों के साथ हैंग आउट करना या वीकेंड पे घूमने चले जाना, मैं ये नहीं कह रही आप कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करिए, बट कॉलेज के अंदर या अगर आप किसी भी मान लो आप वर्किंग प्रोफेशनल है कि अगर आपको 1-2 साल ही हुआ है काम करते हुए, तो अभी टाइम है अपने करियर को प्रायोरिटी देने का। और अगर आप अपने करियर को प्रायोरिटी देंगे तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा आप ही इंजॉय कर रहे होंगे। तो इस चीज को एक बार थोड़ा सा सीरियसली लेना है, फोमो में नहीं जीना है, क्योंकि बहुत बार कॉलेज के अंदर मतलब बहुत ही नेचुरल चीज है कि हम सोचते हैं मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरा क्लासमेट ये कर रहा है, मेरे सीनियर्स ये कर रहे हैं, तो हम भी हमारा भी
वो चीजें करने का मन करता है, बट जब तक आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, फोमो से थोड़ा सा बाहर रह रहे हैं, तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर अभी तक आपकी जॉब इंटर्नशिप नहीं लगी तो करियर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। एक बार आपकी प्लेसमेंट या जॉब लग जाती है ना, तब आप जितना मर्जी चाहे उतना एंजॉय कर सकते हैं। तो वो एंजॉयमेंट जो है बाद के लिए रखना है, अभी अपने करियर पर हमें थोड़ा सा सीरियसली फोकस करना है। तो ये है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। दोबारा मैं समराइज कर देती हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सीखेंगे और इन्हीं तीनों को मिलाकर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बनता है, और डेल्टा के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को ही कवर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम एग्जैक्टली डेल्टा के अंदर पढ़ाई करेंगे कैसे। हमारी जितना भी कंटेंट है, कोर्स का कंटेंट है, वो लेक्चर्स की फॉर्म में होगा। जैसे HTML का आपने लेक्चर 1 देख ही लिया होगा। हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, फिर चाहे वो HTML के हो गए हो, CSS के हो गए हो, जावास्क्रिप्ट के हो गए हो, जितनी भी हम पढ़ाई करने वाले हैं, जो चीजें सीखने वाली चीजें हैं, उसमें हम उन चीजों को लेक्चर्स की फॉर्म में सीख रहे होंगे। लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको मिल रहे होंगे। किस शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे? ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगे, और रात में हर बार 8 बजे अपलोड होंगे। ये फिक्स टाइम है, हर बार रात में आप जाकर देखेंगे 8 बजे आपका नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आज लेक्चर अपलोड हुआ, कल की छुट्टी है, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, फिर छुट्टी है, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, फिर छुट्टी है। और अगर मान लो लेक्चर शेड्यूल में अगर कोई भी चेंज आता है, जैसे कभी कभी होता है कि कोई बैच अगर दिवाली के टाइम पे चल रहा है तो दिवाली की हम 2-3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे देते हैं, या होली के टाइम पर चल रहा है, या कोई और फेस्टिवल है तो उसकी अगर कोई छुट्टी या एक्स्ट्रा वेकेशन, या मान लो अब हमें लगता है कि बीच में अभी एक बड़ा सा टॉपिक हमने खत्म किया है तो 1-2 दिन की एक्स्ट्रा जो छुट्टी है, हॉलीडे है, वो मिलना चाहिए। तो उस टाइम पर सारे के सारे जो चेंजेस हैं उनके बारे में आपको आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया जाएगा। तो आपका जो भी टेलीग्राम चैनल है जिसको आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां पर आपको अपडेट एडवांस में दे दिया जाएगा कि हाँ कल की छुट्टी है, कल लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा होगा, कल की जगह परसों लेक्चर अपलोड हो रहा होगा, या जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड की डेट जो है उसमें चेंजेस आएंगे। अगर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैसेज आपको नहीं दिया गया है तो आपको यही मानकर चलना है कि हर ऑल्टरनेट डे को आपके लेक्चर अपलोड होंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन, और हर रात 8 बजे आपका नया लेक्चर आपके पास आ जाएगा। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि सेंस थोड़ा सा क्यों बनाते हैं। जैसे बचपन से लेकर अभी तक 11th-12th के अंदर बोर्ड एग्जाम देते टाइम हम क्या करते आए थे, अभी कोविड भी आया था, तो अगर हम स्कूल स्टूडेंट हैं जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं तो हमें थोड़ा सा लाइव पढ़ने की आदत है कि अभी मैं पढ़ा दूं चीजें और अभी के अभी मेरे साथ लिख लिख कर या क्वेश्चन सॉल्व कर करके आप पढ़ाई कर ले। बट कोडिंग थोड़ी सी अलग होती है। कोडिंग के अंदर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट मैक के ऊपर काम कर रहा हो, एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो विंडोज सिस्टम पर काम कर रहे हो, कोई और स्टूडेंट है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिनक्स है, या लिनक्स का भी कौन सा वर्जन है, किसी ने उबुंटू डाल रखा है तो किसी ने कुछ और डाल रखा है। तो कई सारी चीजें, आपके सिस्टम अलग अलग है। स्कूल के अंदर तो क्या होता था, एक ही नोटबुक लेकर हम बैठते थे, नोटबुक वैसी हो, किसी का पेन का कलर कुछ भी हो, पर सीखने में सेम चीज होती है। पर जब हमारे सिस्टम अलग अलग होते हैं तो हमारे पास एरर्स अलग अलग तरीके के आते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को जो मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए दिया है प्री रिक्विजिट्स में, उसको आप मैक के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो थोड़े से अलग इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप विंडोज के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो थोड़े से अलग इंस्ट्रक्शंस है। इसीलिए थोड़ी सी कोडिंग सिस्टम डिपेंडेंट भी हो जाती है। मेरी लाइट थोड़ी सी हिल गई है साइड से, पर कोई नहीं। इसीलिए कोडिंग क्या है, थोड़ी सी सिस्टम डिपेंडेंट भी हो जाती है। एंड इसके अलावा कई बार कोडिंग करते टाइम ऐसा होगा कि आपके कोड के अंदर एरर्स आ जाएंगे। एरर्स किस तरीके से आएंगे, जैसे मान लो कोड के अंदर मैंने तो लिखा ABCD, मान लो अगर हमारी लाइव क्लास चल रही होती, मैंने लिखा ABCD, आपने लिखा होता कैपिटल ABCD, और आपने अगर नहीं रियलाइज किया कि आपने कैपिटल A लिख दिया है, या फिर मैंने अगर इस तरीके से लिखा होता ABCD, लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और आप मेरे साथ टाइप कर रहे हैं, आपने लिखा ABCD और आपने सेमीकोलन मिस कर दिया। यहाँ पर सेमीकोलन क्या होता है, जो डॉट और जो इस तरीके का कॉमा, ये वाला सिंबल होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, आपने वो मिस कर दिया, तो फिर मेरा कोड तो चल जाएगा बट आपका कोड नहीं चलेगा। तो कोडिंग के अंदर बहुत छोटी सी मिस्टेक हमारे कोड के अंदर एरर ला सकती है या हमारे कोड को चलने से बंद कर सकती है। इसीलिए लाइव बैठकर कोड करना बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो 11th-12th JEE नीट या और बाकी अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं स्कूल के, तो उन सारे बैकग्राउंड से थोड़ी सी डिफरेंट है। कोडिंग करना और नॉर्मल नोटबुक के ऊपर सवाल करना में बहुत डिफरेंस है, और कोडिंग के अंदर छोटी सी चीज, छोटा सा प्रोसेस आपका एरर ला सकता है। इट इज वेरी सिमिलर टू सेइंग, जैसे हम स्कूल के अंदर मैथ करते थे, मैथ में बीच वाले किसी भी एक स्टेप के अंदर अगर आपका एरर आ गया ना,
तो बाद में चाहे आपने सही कैलकुलेशन कर रखी हो, आपका पूरे क्वेश्चन कट हो जाएगा और उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये एक चीज होती थी जो हमें गलत लगती थी, हमें लगता था स्टेप्स के मार्क्स होने चाहिए। कोडिंग ऐसी चीज है जिसमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, या तो आपके कोड के अंदर एरर आ रहा है या फिर आपके कोड के अंदर एरर नहीं आ रहा, बीच में अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा कोड नहीं चलेगा, चाहे पूरा कोड सही हो, बस एक सिंगल लाइन के अंदर एरर हो। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए लाइव के अंदर आपको बहुत सारे इश्यूज जो हैं, इनफैक्ट हमने बीच में कभी कभार किसी किसी बैच के अंदर हमने लाइव क्लास एक्चुअली लेके भी देखी है, एक दो बैचेस के अंदर जब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुछ लाइव क्लास रखते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि साथ के साथ कोड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक बिगिनर के लिए। इसीलिए जितना भी आपको लेक्चर्स हैं हमारे, जितनी भी सीखने वाली चीजें हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी लेक्चर्स की फॉर्म में, प्लस आप उनको अपनी पेस के साथ देख पाएंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, शाम में लाइव अपलोड हो रही है पर सुबह आपको जल्दी जॉब के लिए जाना है, आपकी शिफ्ट अलग है, तो उस केस में आप लेक्चर्स को अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप एक टाइम पर एग्जाम चलते चलते टाइम उतना लेक्चर्स को नहीं देख पाएंगे, तो आप बाद में जब छुट्टियां होंगी तो आप ज्यादा एक दिन के अंदर हो सकता है आप 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दें। तो इस तरीके की अगर आप इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो वो आपको यहां पर मिल रही होगी डेल्टा के अंदर। सेकेंड चीज जो हम करेंगे डेल्टा के अंदर वो है हमारे लाइव सेशंस। लाइव सेशंस के अंदर हमारे मल्टीपल लाइव सेशंस होंगे, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर रहे होंगे लाइव सेशंस के अंदर। जैसे मान लो अगर आपको जानना है ओपन सोर्स कैसे होता है तो उसको लाइव सेशंस के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। फ्रीलांसिंग के अंदर किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, उन चीजों को हम लाइव सेशंस के अंदर जैसे हम अभी बैठकर बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर रहे होंगे। मान लो आपको अपना रेज्यूमे बनाना है तो रेज्यूमे को किस तरीके से बनाया जाए, या फिर आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिनको आपको यूज करना है, रेफरल जैसी चीजें, या लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लाइव सेशंस के अंदर बात करेंगे, लेक्चर्स के अंदर बात नहीं करेंगे। लेक्चर्स के अंदर प्योरली हमारा एजुकेशनल कंटेंट होगा, एंड जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें सीखनी होती हैं एक अच्छा प्रोफेशनल डेवलपर बनने के लिए, उनके बारे में लाइव सेशंस के अंदर बात करेंगे। हमारे मल्टीपल लाइव सेशंस होंगे। जब भी लाइव सेशंस होगा सारे के सारे लाइव सेशंस के बारे में आपको एडवांस में बताया जाएगा। कहां पर बताया जाएगा? आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया जाएगा। जैसे इस लाइव सेशन के बारे में आपको पहले एडवांस में बताया गया, वैसे ही उन लाइव सेशंस के बारे में भी आपको पहले एडवांस में बताया जाएगा। यूजुअली जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं वो रात के टाइम होते हैं, या तो 8 बजे होंगे या 9 बजे होंगे। तो 8 बजे या तो शुरू होगा या 9 बजे शुरू होगा। यूजुअल जो लेंथ रहती है लाइव सेशंस की वो 1 से 1.5 घंटे रहती है, लेकिन हमारा थोड़ा रेज्यूमे का लाइव सेशन ऐसा होगा जो शायद बड़ा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर लाइव बैठकर हम अपना रेज्यूमे बना रहे होंगे। तो कुछ कुछ सेशंस हो सकता है लंबे हो जाए, कुछ कुछ सेशंस हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की रेंज में रहें। तो एटलीस्ट 1 घंटे के हिसाब से तो हमें खुद को प्रिपेयर करके आना है कि नेक्स्ट 1 घंटा हमें बैठना है लाइव सेशन के अंदर। और हमेशा जब भी लाइव सेशन के अंदर बैठे, आज वाले सेशन में तो वैसे जरूरी नहीं है, बट नेक्स्ट जो भी हमारे लाइव सेशन आए उनके अंदर कोशिश करना है कि एक नोटबुक और पेन लेकर आप बैठ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हो जिसके बारे में बात हो रही हो जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ जाए। तो उस केस में एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे, या फिर अगर आप अपने लैपटॉप पर नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं तो आप लैपटॉप के ऊपर भी नोटपैड या कुछ और खोलकर बैठ सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट डाउन कर सकें। हमारे जितने भी लाइव सेशंस होंगे, जनरली जो सारे के सारे सेशंस होते हैं वो जूम पर कंडक्ट होते हैं। तो अगर आप लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हैं तो उसमें कुछ आपको शायद जूम की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, फोन पे जूम की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो फ्री होता है इंस्टॉलेशन पूरा, तो ना आपको कुछ अकाउंट के लिए पे या कुछ करने की जरूरत है। और जब भी सेशंस होंगे उसमें कोई अगर आपको मैसेज देना है तो वो Q&A की फॉर्म में आप सेंड कर सकते हैं और वो मैसेज मुझ तक पहुंच रहा होगा। तो लाइव सेशंस के अंदर हमारा इस तरीके का फॉर्मेट चल रहा होगा। अल्फा के अंदर एक और थर्ड चीज हम करने वाले हैं, वो होंगे हमारे प्रोजेक्ट्स। हम प्रोजेक्ट्स हमारा जो बैच होगा, कोर्स होगा, उसके एंड में नहीं बना रहे होंगे प्रोजेक्ट्स को। हम कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको साथ के साथ बनाते चलेंगे। जैसे हम पहले पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे। पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट करने का मतलब है उसमें HTML करेंगे, CSS करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे। फिर इन तीनों टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे। उससे पहले जब हम CSS कंप्लीट कर लेंगे तो सिर्फ एक CSS का प्रोजेक्ट बनाएंगे।
या फिर अगर हमने बैकएंड कर लिया तो हम बैकएंड का भी पूरा का पूरा फ्रंट एंड बैकएंड एक मिक्स्ड जो प्रोजेक्ट है उसको बना रहे होंगे। फिर हम लास्ट में रिएक्ट करेंगे तो हम रिएक्ट का अलग से प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो 4-5 या उससे भी ज्यादा मिनी एंड मेजर हम काफी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको आप अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको लेक्चर्स के साथ हम बना रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको हम पहले पूरा लेक्चर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद डेडिकेटेडली हम प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे। तो अलग अलग तरीके से हम प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। एंड जैसे ही आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे ना, तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि अब जाकर अगर आपके दिमाग में मान लो अपना आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो आपके दिमाग में आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं यूजिंग अ वेबसाइट, तो फिर आप खुद अपना प्रोजेक्ट बना पाएंगे, इतनी आपके पास स्किल्स होंगी। इसीलिए प्रोजेक्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी जर्नी का। तो इन 3 चीजों की फॉर्म में हम अपना क्या कर रहे होंगे, डेल्टा को जो है परस्यू कर रहे होंगे। एंड अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे एड्रेस कर लेती हूँ जो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे फॉर्म में, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज डेल्टा डिफरेंट देन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमने CSS का भी एक लेक्चर है जिसको अपलोड किया, 6 घंटे का करीबन लेक्चर है जिसमें लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी है। तो आप वंडर कर सकते हैं कि हाउ इज डेल्टा डिफरेंट। पहली बात तो डेल्टा अगर आप कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब से जाकर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें हम डेल्टा के अंदर ऑलरेडी कवर करा रहे हैं। तो अलग से जाकर आपको मान लो कुछ और टॉपिक ऐसा देखना पड़ जाए, कुछ और देखना पड़ जाए, उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो डेल्टा के अंदर कवर्ड होंगी। पहला डिफरेंस तो यही है कि डेल्टा के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। जैसे यूट्यूब के अंदर जो HTML का 1 शॉट है वो आपको 2 घंटे का दिखेगा, पर डेल्टा के अंदर हम HTML को और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, हम CSS को और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, या और कोई भी टॉपिक आप जाकर देख लें, उन टॉपिक्स को हम और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे और उनके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर रहे होंगे डेल्टा के अंदर। तो पहला तो वही इन डेप्थ का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाई करने में इंटरेस्ट होता है या उस तरीके की चीजें होती हैं, तो वहां पर जितना कंटेंट है जो बच्चा यूट्यूब के ऊपर कंज्यूम कर पाता है उतना ही अपलोड हो रहा होता है। डेल्टा के अंदर क्योंकि हम सिस्टमैटिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटेंट जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा वहां से। सेकंड डिफरेंस जो आता है वो होगा प्रोजेक्ट्स का। डेल्टा के अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम कर रहे होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं, जिनको जाकर किसी एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं कि मैंने इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम डेल्टा के अंदर जो है बैठकर कर रहे होंगे। बहुत सारे माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तीसरा डिफरेंस ये आ जाता है हमारे लाइव सेशंस का। डेल्टा के अंदर हम कई सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर लेंगे तो CSS या जावास्क्रिप्ट या कुछ और चीज है जो आप मान लो एक सिंगल वीडियो से जाकर सीख सकते हैं, बट अपने रेज्यूमे को कैसे बनाना है या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज को सर्च कैसे करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से आपको टेलर करके रखना है कि, और या फिर किसी से अगर रेफरल मांगना है आपको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए तो वो किस तरीके से आप मांग सकते हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से ढूंढी जाती है, कौन कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस तरीके की जो डिफरेंट चीजें हैं जिनके बारे में एक अच्छे डेवलपर को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें ढूंढने के लिए आपको, मतलब मुझे नहीं पता वो सिस्टमैटिक फॉर्म में कहां पर अवेलेबल होंगी, बट ये मैं बता सकती हूँ कि डेल्टा के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक फॉर्म में दे दी जाएंगी। अगर डेल्टा के अंदर अगर हमें पता है कि इतने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अब आप बिल्कुल इक्विप्ड हो गए कि अब आपको रेज्यूमे बना लेना चाहिए, तो फिर हम अपना रेज्यूमे वाला लाइव कर लेंगे। कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है कि अब ठीक है, अब हमने काफी टॉपिक्स पढ़ लिए, अब हमें ओपन सोर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, फिर हम अपना ओपन सोर्स वाला लाइव सेशन रख लेंगे। तो इस तरीके से एक फिक्स सेट ऑफ टॉपिक्स होंगे जिनको पढ़ने के बाद हमारे लाइव सेशन आ रहे होंगे, एंड ये लाइव सेशन एक एडिशनल चीज है जो हम डेल्टा के अंदर कवर कर रहे होंगे। फोर्थ चीज, एक तरीके से हमें कंप्लीटनेस मिलती है चीजों की। बहुत लिमिटेड जगह हैं जहां पर आपको सारी चीजें मिल पाएंगी, आपको लाइव सेशंस मिल पाएंगे जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में पूरा प्रोसेस पता चलेगा, या फिर आपको रेज्यूमे जो है उसको टेलर करने में, उसको बनाने में हेल्प मिल रही होगी, या फिर बाकी चीजें हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स भी आप सीखने को मिल रहे होंगे, आपको प्रोजेक्ट्स करने को मिल रहे होंगे, वो आप रेज्यूमे के अंदर डाल पाएंगे, या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जहां पर हम पूरा को पूरा सीख रहे होंगे। तो इस तरीके की मल्टीपल चीजें एक
तरीके से आपको कंप्लीटनेस देती हैं कि एक बार आपने डेल्टा को फॉलो कर लिया तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये है कि जितना हमने सीख लिया वो आपको अच्छी खासी नॉलेज दे देगा। अब आपको मान लो कोई और स्पेशल चीज करनी है, आपको कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो तब जाकर आप नई चीजों को सीख रहे होंगे खुद से जाकर। बट जो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जितनी भी चीजें बेसिक मानी जाती हैं और जरूरी होती हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, उनको सीखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड होंगी। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो डेल्टा और यूट्यूब के अंदर हैं। आई होप कि वो थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई करके मिला होगा। नेक्स्ट सवाल जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या जो सारे के सारे लेक्चर्स हैं वो फिक्स्ड टाइम पर अपलोड होंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं हमारे ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के हिसाब से 8 बजे शाम को अपलोड हो रहे होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर अगर 7th को अपलोड हुआ था तो नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड होगा 9th को, उससे अगला लेक्चर 11th को अपलोड होगा, उससे अगला लेक्चर 13th को अपलोड होगा। इस शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिए जाएंगे पहले से ही एडवांस में। नेक्स्ट सवाल एक स्टूडेंट का था, क्या हमें हमारे लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो यस, आपको आपके लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। हर एक लाइव सेशन का आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक वीडियो मिल रही होगी। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर अपलोड होगी? ये रिकॉर्डिंग आपके माय कोर्सेज सेक्शन के अंदर, जहां पर आपको आपके सारे लेक्चर्स दिखाई देते हैं, उन्हीं लेक्चर्स के अंदर सबसे टॉप पर एक आपका सेक्शन बन जाएगा लाइव सेशन रिकॉर्डिंग। टॉप पर तो नहीं, 2-3 जो चैप्टर्स हैं, शायद इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के बाद वो सेक्शन बनेगा या प्री रिक्विजिट्स वाले सेक्शन के बाद वो सेक्शन बनेगा लाइव रिकॉर्डिंग्स के नाम से। तो उसमें आपकी सारी की सारी जो लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपलोड हो रही होंगी। तो जहां पर आप लेक्चर्स को देखते हैं वहीं पर आप अपने लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा था कि हम लाइव सेशंस के अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो मोटा मोटी तौर पर बताऊं तो हम ओपन सोर्स को कवर कर रहे होंगे, हम लिंक्डइन को कवर कर रहे होंगे, हम रेज्यूमे कैसे बनाना है, रेज्यूमे के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स डालने हैं, कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए, कौन सी चीजें रेज्यूमे के अंदर ऊपर लिखें, कौन सी चीजें नीचे लिखें, वो सारी चीजों के बारे में लाइव सेशन रखेंगे। अप्लाई कैसे करना है ऑफ कैंपस में, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, एंड इसके अलावा भी और कई डिफरेंट लाइव सेशंस होंगे जिनको हम कंडक्ट करेंगे थ्रू आउट आवर जर्नी। नेक्स्ट किसी ने सवाल पूछा था कि क्या हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। तो उसका जवाब है यस। जब आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स को कंप्लीट करने का मतलब है एक वीडियो जो है उसका अगर आप 80% उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं, मतलब अगर आपका वॉच टाइम एटलीस्ट 80% होता है, अगर वीडियो मान लेते हैं 20 मिनट की है तो 20 मिनट में से आपने 80% टाइम अगर उस वीडियो को देखा है तो वो कंप्लीटेड काउंट होगी। एंड इस तरीके से सारे के सारे कोर्स को आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा कोर्स के एंड में। पर यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपके साथ जेन्युइनली शेयर करना चाहती हूँ, एंड शायद ही कुछ लोग होंगे जो आपको बताएंगे, बट मेरा ऑब्लिगेशन है आपको जेन्युइनली आपके साथ बात करना। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है। सर्टिफिकेट्स जॉब लेने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। 99.99 सर्टिफिकेट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप अपने रेज्यूमे के अंदर सर्टिफिकेट डाल देंगे या किसी को सर्टिफिकेट जाकर दिखा देंगे तो आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। फिर चाहे वो सर्टिफिकेट अपना कॉलेज का हो, फिर चाहे वो सर्टिफिकेट गूगल का हो, फिर चाहे वो सर्टिफिकेट अमेजोन का हो, सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती है आपको स्किल से, इंटर्नशिप मिलती है आपको स्किल से। तो सिर्फ आप सर्टिफिकेट के लिए अगर एक कोर्स को कर रहे हैं तो प्लीज वो चीज मत करिए। किसी भी कोर्स को अगर आपको करना है तो प्लीज स्किल्स अपनी डेवलप करने के लिए करिए, क्योंकि एट द एंड आप एक अच्छा करियर तब बना रहे होंगे जब आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, ना कि आपने 5 जगह से 5 रैंडम सर्टिफिकेट लिए और उनको रेज्यूमे के अंदर लगा लिया। क्योंकि एट द एंड मान लो रेज्यूमे के अंदर अगर आपने सर्टिफिकेट लगा भी लिया तो आपका इंटरव्यू जब भी होगा तो वहां पर आपसे उस स्किल के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आप उन सवालों को जवाब नहीं दे पाएंगे या जो टास्क आपको दिए जाएंगे उन टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जॉब या इंटर्नशिप नहीं मिल रही होगी। तो इसीलिए सर्टिफिकेट से ज्यादा अपनी स्किल्स को बिल्ड करने पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही आपके सबसे ज्यादा काम आ रही होंगी। अब सर्टिफिकेट ऐसी चीज है जो अगर मान लो आपने कोर्स दिया तो उस चीज का प्रूफ है, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप उसको लगा सकते हैं।
तो आप रेज्यूमे में लगाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने सर्टिफिकेट लगा दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डेफिनेटली उनको रेज्यूमे के अंदर लगाइए, बट ये एक्सपेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपने रेज्यूमे के अंदर एक सर्टिफिकेट लगा दिया है, फिर चाहे मैं सिर्फ हमारे डेल्टा के सर्टिफिकेट की नहीं बात कर रही, मैं किसी भी सर्टिफिकेट, आप गूगल का भी कोई कोर्स करते हैं वहां का आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आप कहीं से भी कोर्स करके कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उनकी जीरो वैल्यू है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। तो हमेशा सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना है। ये ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है डेल्टा के अंदर, बट उससे ज्यादा फोकस करिए कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। इसको मैंने कई बार रिपीट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड जितनी जल्दी एक स्टूडेंट इस चीज को समझ जाएगा उतनी जल्दी आपके जो दिमाग की जो खिड़की होती है एक तरीके से वो खुलने वाली है, क्योंकि उसके बाद आप चीजों को सीखने के लिए परस्यू करेंगे, ना कि बस सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने के लिए। तो आई होप कि इस चीज से काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, आप उसको रेज्यूमे के अंदर भी लगा पाएंगे, आप उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर पाएंगे, बट उसको शेयर करने का, उसको पाने का सबसे ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आपके पास स्किल्स होंगी। नेक्स्ट सवाल किसी बच्चे का आया था कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोजेक्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट क्या है, कि दीदी आपने बोल दिया डेल्टा के अंदर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, बट प्रोजेक्ट होते क्या है एग्जैक्टली तो प्रोजेक्ट के अंदर यूजुअली क्या करेंगे, हम वेबसाइट्स ही बनाएंगे। हम वेबसाइट्स, या मान लो कोई गेम हो गया छोटे लेवल पर, तो गेम्स, या मान लो किसी वेबसाइट का क्लोन इन द सेंस कि Amazon जैसा दिखता है या फ्लिपकार्ट जैसा दिखता है, उसी तरीके की दिखने वाली वेबसाइट, इस तरीके की चीजें जो जब हम बनाते हैं इनको हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो प्रोजेक्ट्स हमारे कुछ कुछ लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे जो छोटे लेवल पर होंगे, कुछ लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे जो काफी बड़े लेवल पर हम कर रहे होंगे। इसका इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ। अभी रिसेंटली हमने CSS का एक लेक्चर डाला था, यूट्यूब के ऊपर डाला था, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। उस प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखाती हूँ कि वो प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। अब हम जो है एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होंगे, हम इससे अलग प्रोजेक्ट्स ही बनाएंगे, बट आप चाहें तो इसको जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है। हम इस तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे। ये तो खैर सिर्फ CSS बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स में काउंट हो रहा है, ये मेजर प्रोजेक्ट नहीं होगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एक बार, मैं अपने एक बार लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आप इस पेज पर जाएंगे, ये इस तरीके से आप इस पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये Amazon जैसी सी आपको वेबसाइट दिख रही है, Amazon लिखा हुआ है, डिलीवर टू इंडिया, साइन अप के ऑप्शंस आ रहे हैं, इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बट एग्जैक्टली Amazon की वेबसाइट नहीं है। ये हमने क्या किया, Amazon का एक होम पेज का क्लोन बनाया है। क्लोन यानी उसको हमने कॉपी करके वैसे का वैसा बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ आपको ऊपर लिंक में क्या दिख रहा होगा, लिंक में दिख रहा होगा यूजर्स श्रद्धा खापरा, वेब डेवलपमेंट, CSS, यूट्यूब, Amazon, इस तरीके से बड़ा सा लिंक दिख रहा होगा। जबकि Amazon की वेबसाइट के ऊपर आपको amazon.com या amazon.in दिखता है। जैसे मैं आपको एग्जैक्टली Amazon की वेबसाइट दिखाऊं, अगर I can search amazon.com, आई होप ये amazon.com की जो एक्चुअल वेबसाइट है, मैं एक सेकेंड, लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड रीशेयर। तो मैं आपको दो वेबसाइट दिखाऊंगी। ये वाली जो वेबसाइट है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कौन से वाली दिखानी है। आई थिंक दिस इज द वेबसाइट। आप सोच रहे होंगे इतना कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, बट जब मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे छोटी सी दिख रही है दोनों वेबसाइट्स, और दोनों सेम सी दिख रही हैं मुझे। आई थिंक दिस इज द वेबसाइट। एक चीज करते हैं, स्टॉप शेयरिंग। इनमें ये वाली जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल मेरी Amazon की वेबसाइट है, amazon.com। तो यहाँ पर Amazon के ऊपर काफी सारी आपको चीजें दिखेंगी, काफी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सारी चीजें फंक्शनल होंगी। और ये जो वेबसाइट है ये हमने क्लोन बनाया है Amazon की वेबसाइट का। इसमें भी चीजें कुछ कुछ आपको मूवमेंट दिख रही होगी, बट ये
असली वेबसाइट नहीं है, मतलब ये काम नहीं करेगी। इस पर जाकर आप चीजें सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली आप सर्च कर नहीं पाएंगे, सर्च को क्लिक करने से कुछ होगा नहीं। तो ये एक क्लोन है, ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है, ये एक CSS का प्रोजेक्ट है। तो HTML पढ़ लेते हैं, फिर हम CSS पढ़ते हैं। तो सिर्फ HTML और सिर्फ स्टाइलिंग ऐड करने से HTML के अंदर हम इस तरीके का एक पेज जो है उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कहने का मतलब है मुझे HTML CSS आता था और उन दोनों चीजों को, टेक्नोलॉजीज को यूज करके मैंने एक वेब पेज बनाया है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो बिल्कुल Amazon जैसा दिखता है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप एज अ CSS प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। तो हमारे जनरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही दिखाई दे रहे होंगे। उसमें से ये हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स इससे छोटे लेवल के हों, हो सकता है हम कोई बेसिक सा गेम बना रहे हो, और कुछ प्रोजेक्ट्स इससे थोड़े से बड़े लेवल के हो। तो आई होप कि हम सबको आइडिया लगा होगा कि प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, विल वी लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच? तो इसका जवाब है यस। एंड सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, फिर चाहे वो CSS हो गया, Node.js हो गया हो, रिएक्ट हो गया हो, सारी की सारी चीजों को हम स्क्रैच से सीखने वाले हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि पहले आप ये 4 घंटे की वीडियो देख के आ जाओ, उसके बाद ही आपको क्लास समझ में आएगी। ऐसा नहीं होगा, सारी की सारी क्लासेस जो है कॉन्टिन्यूअस फैशन में चल रही होंगी और आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सिखाई जा रही होंगी। नेक्स्ट एक स्टूडेंट का सवाल था, क्या डेल्टा के प्रोजेक्ट्स को हम रेज्यूमे के अंदर यूज कर सकते हैं? यस, आप डेल्टा के प्रोजेक्ट्स को रेज्यूमे के अंदर यूज कर पाएंगे। अब ये है प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे के अंदर जब हम लिखते हैं ना, तो रेज्यूमे के अंदर यूजुअली आप मैक्सिमम, अगर डेवलपर की आप प्रोफाइल बना रहे हैं तो 3 से आप 4, इनफैक्ट 4 भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर लिख देना रेज्यूमे के अंदर वही काफी होता है। पर डेल्टा के अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें जो छोटे लेवल पर हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे ना, शुरुआती स्टेजेस में आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं रेज्यूमे के अंदर। पर जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को रेज्यूमे के अंदर लिखेंगे तो जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे वो हमारा फ्रंट एंड का मेजर प्रोजेक्ट हो गया, बैक एंड का मेजर प्रोजेक्ट हो गया, फुल स्टैक का मेजर प्रोजेक्ट हो गया, जब उन मेजर प्रोजेक्ट्स को हम कवर करेंगे तो उनको आपको अपने रेज्यूमे के अंदर लिखना है। तो सबको नहीं लिखना, छोटे वालों को नहीं लिखना, पर जो बड़े लेवल के होंगे, जैसे अभी मैंने आपको Amazon का एग्जांपल दिखाया, इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो आप अपने रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट क्वेरीज पर बढ़ने वाले हैं। 2-3 मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग क्वेरीज जो है वो शेयर करूंगी कि स्टूडेंट ने क्या क्या पूछा। बट उससे पहले अगर अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड अगर आपको छोटा मोटा कोई डाउट आ रहा है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मैम हमें क्या इस स्लाइड की PDF मिलेगी? वैसे स्लाइड में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्टली चीजें ओवरव्यू से हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप PDF क्यों मांग रहे हैं इसकी। बट अगर आप चाहते हैं मैं PDF अपलोड कर दूंगी साथ के साथ, जैसे ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी लाइव सेशन की, उसके साथ PDF भी अपलोड कर देंगे। अनिकेत रजक, आपका सवाल एग्जैक्टली है क्या? मुझे नहीं दिखाई दिया। अभी तक मैम वेब डेवलपमेंट जॉब प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करेगी, ये एक सवाल एक बच्चे ने पूछा है। तो आई थिंक आपके भी दिमाग में आ रहा होगा सवाल। देखो, 2 तरीके की जॉब्स हो सकती हैं जिनको आप ले सकते हैं। एक तरीके की जॉब हो सकती है जिसमें रोल जो होगा वो रोल होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स होंगी, या सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स होंगी। और एक जॉब्स होती है सिर्फ डेवलपमेंट की, जैसे मान लो वेब डेवलपर के अलग जॉब्स होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर के आपको अलग जॉब्स दिखेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो हायर करती रहती हैं। मान लो कोई कंपनी है जो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हायर करना चाहती है, या जो सिर्फ बैक एंड डेवलपर हायर करना चाहती है। तो इन सारे जो जॉब्स हैं, वेब डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर, इन जॉब्स के लिए तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। मतलब क्योंकि आप सीख ही वही स्किल्स रहे हैं, वो स्किल्स आपके रेज्यूमे के अंदर होंगी, उन स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमारे पास होंगे, तो डायरेक्टली हम इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करते हैं, ढूंढते कैसे हैं जॉब्स, उन सारी चीजों के बारे में लाइव सेशन में बाद में बात करेंगे। बट बेसिकली इन जॉब्स के बारे में के लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसने टाइटल में लिखा है हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है,
तो वो जो कंपनीज होती हैं यूजुअली अपने इंटरव्यूज के अंदर डीएसए पूछती हैं। डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब डीएसए क्या है, क्यों हमें पढ़ना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डीएसए बेसिकली सवाल होते हैं काफी सारे। अब डीएसए के साथ साथ आपको उन कंपनीज के अंदर रेज्यूमे अपना दिखाना होता है और प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। हर एक जो व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह हायर होता है, मैक्सिमम 99% केसेस में उन्होंने किसी ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम किया होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के अंदर जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे होंगे इनको आप अपने रेज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं और ये आपके रेज्यूमे को और ज्यादा बेटर बनाएंगे, आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस को बढ़ाएंगे। उसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कंपनीज में, तो डीएसए तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। डीएसए आपको अलग से एडिशनली जाकर पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू राउंड्स को क्लियर करने के लिए। बट कई ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं या कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर को हायर करती हैं। तो इन जॉब्स के लिए आपको और एडिशनली कुछ नहीं करना, जितनी भी स्किल्स हम डेल्टा में सीखेंगे उन्हीं स्किल्स के ऊपर आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और वहां पर जाकर अपने एक्सपीरियंस को आपको दिखाना है। तो इस तरीके से प्लेसमेंट के अंदर हमें डेल्टा हेल्प कर रहा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा रेज्यूमे और प्रोजेक्ट वाले जो राउंड्स होते हैं उनको क्लियर कराने में हेल्प करेगा, और वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, डेवलपमेंट जॉब्स के लिए हमें डायरेक्टली अप्लाई करने में हेल्प करेगा। किसी ने सवाल पूछा, व्हाट विल हैपन अगर कोई बच्चा डेल्टा कंप्लीट करने के बाद अल्फा ज्वाइन करता है? तो कुछ ऐसा खास नहीं होगा। डेल्टा और अल्फा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ध्यान से देखोगे अगर, तो डेल्टा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, और अल्फा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा के अंदर हम डीएसए सीख रहे हैं। तो अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, आपको डेवलपमेंट के अंदर जाना है, जो ऑब्वियसली हम सबको सीखनी है, चाहे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सीखनी हो या जॉब्स के लिए सीखनी हो या इंटर्नशिप्स के लिए सीखनी हो, तो उसके लिए हमें डेल्टा में जाना है। बट अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डीएसए तो सीखनी पड़ती है, पर साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं। तो अल्फा के अंदर हम डीएसए पर बेस्ड होंगे हमारे लेक्चर्स, डेल्टा में वेब डेवलपमेंट पर बेस्ड होंगे हमारे लेक्चर्स। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप चाहें तो डेल्टा करने के बाद अल्फा कर सकते हैं, आप चाहें तो अल्फा करने के बाद डेल्टा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप फुल टाइम, मतलब ये मैं एडवाइस नहीं करूंगी वैसे, बट मान लो अगर आपका पूरा दिन एक तरीके से खाली है, समर वेकेशन है और आप मैनेज कर पाएंगे अपने टाइम को, तो आप दोनों को ऑल्टरनेटिवली परस्यू कर सकते हैं। बट वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, वो डिसीजन आपको खुद लेना है। वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम एआई आएगा तो वेब डेवलपमेंट की डिमांड कम हो जाएगी क्या? देखो, एआई को अभी आने में थोड़े से कई साल हैं, और आएगा तो कैसे आएगा, इस चीज के लिए मैं श्योर हूं कि जो डेवलपर्स होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि आज एआई नहीं है, आप एक डेवलपर हैं, आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कल एआई आ गया और उसकी वजह से आपकी जॉब चली गई। एक दिन के अंदर इतने सडन चेंजेस नहीं आएंगे एआई की वजह से, उस चीज पे मैं श्योर हूँ। जब भी टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कोई चेंज आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको सालों लगते हैं आने में, और सालों के अंदर आपके पास एम्पल टाइम होगा एज अ डेवलपर, कोई नया टूल आ रहा है उसको सीखने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। और एआई बेस्ड अगर आएगा तो एआई सिर्फ एआई नहीं आएगा, एआई टूल्स आएंगे, क्योंकि एट द एंड कंपनी की वेबसाइट्स होती है, एप्स होती है, उनको भी तो मैनेज करने के लिए कोई चाहिए। सिर्फ एआई से आप सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, एटलीस्ट आज की स्केल में तो वो होते हुए नहीं दिख रहा कि डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंपनीज में। वैसा मुझे तो कोई फोर्सिएबल फ्यूचर अभी नहीं दिख रहा नियर फ्यूचर में। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं और आप एक जॉब लेने में इंटरेस्टेड है, तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि मार्केट में सबसे ज्यादा जॉब्स किस चीज के अवेलेबल है। और अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे ना, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब डेवलपमेंट के ही अवेलेबल होते हैं। एआई के उतने ज्यादा जॉब्स नहीं है जितने डेवलपमेंट के जॉब्स अवेलेबल है। तो हम उन स्किल्स पर काम करें जहां से हमें एक्चुअली एक जॉब मिल पा रहा है। एआई बहुत अच्छी स्किल है सीखने के लिए, डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एआई बेस्ड टूल्स आएंगे। बट मेरा बिलीफ यही है, वो एआई टूल्स हमें हेल्प ही कर रहे होंगे एज अ डेवलपर। ऐसा नहीं है कि
100 डेवलपर की जगह 99 हट के एक डेवलपर एआई पे काम करेगा और वही पूरी कंपनी को चला लेगा। इस तरीके की जो सिनेरियोज होते हैं वो हाईली अनलाइकली हैं इन द नियर फ्यूचर। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वेब डेवलपमेंट इज अ रियली गुड फील्ड जिसके अंदर जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस अवेलेबल हैं और इसमें आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। एंड उसके बाद एक बार आपने डेवलपमेंट सीख लिया, फिर आप एआई टूल्स को भी जाकर सीख सकते हैं थोड़ा सा और फ्यूचर प्रो बनने के लिए। बट इस तरीके से घबराने से कुछ नहीं होगा कि एआई आ गया तो वेब डेवलपमेंट की डिमांड कम हो जाएगी या जॉब्स खतरे में आ जाएंगे। तो इस तरीके के अगर आपके डाउट्स हैं तो उनको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आजकल मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे आपको काफी सारा ऐसा कंटेंट दिखाई देता होगा जिसमें बातें चल रही होंगी कि एआई आपके जॉब खा जाएगा, या बिल्कुल हम तो कंपनी के अंदर 50 लोग काम कर रहे थे, अब 49 फायर हो जाएंगे और एक ही बंदा एआई को यूज करके बाकी सबके काम कर देगा। तो इस तरीके के जो सिनेरियोज हैं हाईली अनलाइकली हैं और इन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने कोडिंग स्किल्स को अच्छा करिए। कोडिंग में अगर आप डेवलपमेंट बहुत अच्छा सीख लेंगे तो कल को आपको आर्टिफिशियल या मशीन लर्निंग जैसी चीज सीखना चाहते हैं वो चीजें भी सीखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि एट द एंड कोडिंग के अंदर लॉजिक अप्लाई होता है। एक बार आपने लॉजिक अप्लाई करना सीख लिया तो आप चाहे डीएसए कर रहे हो, चाहे मशीन लर्निंग कर रहे हो, चाहे कल को जाके आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, एक बार कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप नई नई चीजें खुद से सीख सकते हैं। तो वही मेरा आपके लिए मैसेज रहेगा, इन चीजों से घबराना नहीं है, वो आपकी हेल्प करने के लिए आएंगी अगर आएंगी तो। क्या मैम हम गिट एंड गिटहब को सीखेंगे? यस, हम गिट एंड गिटहब को सीखने वाले हैं। गिट एंड गिटहब जिसने नहीं पता क्या होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। बट एज अ होमवर्क मैं आपको बोलूंगी इस लाइव सेशन के बाद आप जाकर एक बार गूगल सर्च कर सकते हैं कि गिटहब क्या होता है, और हो सके तो गिटहब वेबसाइट होती है गिटहब, इस पर जाकर हो सके तो एक अकाउंट भी आप बना सकते हैं। आज साइन अप कर लीजिए गिटहब के ऊपर। अगर आप अपनी स्टूडेंट आईडी से साइन अप करते हैं तो बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं डेवलपमेंट के अंदर जिनके फ्री क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं। तो गिटहब पे साइन करेंगे तो फायदे ही फायदे हैं, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो बाद में जब हम गिटहब सीखेंगे तब भी आप साइन अप कर सकते हैं। क्या फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए डीएसए नहीं चाहिए होता? देखो, मोस्ट ऑफ द जो कंपनी होती है फुल स्टैक डेवलपर को हायर करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रही मैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोल्स के लिए जो हायर करती हैं वो कंपनीज यूजुअली डीएसए उतना नहीं पूछती। और डेवलपमेंट सीखने के लिए डीएसए आना जरूरी नहीं है, डीएसए सीखने के लिए डेवलपमेंट आना जरूरी नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप पहले डेवलपमेंट सीख सकते हैं फिर डीएसए सीख सकते हैं, या फिर आप पहले डीएसए सीख सकते हैं फिर डेवलपमेंट सीख सकते हैं। जो आपका मन करे वो आप पहले सीख सकते हैं। क्या हमारे पास वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा? देखो, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे मतलब पायरेसी जैसी चीजें जो हैं वो प्रमोट होती हैं, तो वो ऑप्शन हम नहीं रख रहे होंगे। आप जितनी वीडियोस हैं वो आप वेबसाइट के ऊपर देख पाएंगे। प्लीज एक्सप्लेन एंटायर कोर्स विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट शायद HTML सिखाते टाइम भी मैंने जो आपको इंस्पेक्ट सिखाया है google.com पे ही सिखाया है, और जो अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया अमेजोन, हमें एक्चुअली पता है, हम सब ने देख रखी है अमेजोन की वेबसाइट कैसे दिखती है, तो हमारे प्रोजेक्ट्स भी रियल लाइफ में किस तरीके के दिखेंगे, तो हम पूरा रियलिटी के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एक फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। क्या ये कोर्स मेरे लिए हेल्पफुल है? डेफिनेटली। देखो, कॉलेज के अंदर अगर आप 4-5 साल पहले का सिनेरियो ले, मेरे से भी 1-2 साल सीनियर जो बैचेस थे उनका, तो उस टाइम पर क्या होता था, काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज के अंदर वो अपने 3rd-4th ईयर में पढ़ना शुरू करते थे। एंड हो सकता है आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट 3rd-4th ईयर में हो, उसमें कोई बुराई नहीं। बट अगर आप अपने फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करते हैं तो आपको काफी ज्यादा एज मिलता है एज कम्पेयर टू योर अदर क्लासमेट्स। इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा टाइम मिलता है चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमेशा एडवाइजेबल है कि अगर आपको पता ही है कि मुझे तो टेक के अंदर ही जॉब चाहिए, तो क्यों ना आप फर्स्ट ईयर से शुरुआत करें और अपना काफी सारा ढेर सारा टाइम बचाएं। इनफैक्ट आप अपने कॉलेज के किसी भी सीनियर से जाके पूछेंगे ना,
जो 4th ईयर के अंदर है, 3rd ईयर के अंदर है, उनसे आप पूछेंगे कि अगर आप कोडिंग कर पाते तो क्या आप 1st ईयर से शुरुआत करते? तो जो भी सीनियर आपका भला चाहेगा वो हमेशा, और मैक्सिमम चाहते ही हैं, सारे सीनियर्स हेल्पफुल ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो आपको हाँ का जवाब ही देंगे। वो आपको यही बताएंगे कि 1st ईयर में कर दिया होता तो अभी जो प्लेसमेंट मेरे पास है शायद उससे बेटर प्लेसमेंट क्रैक हो जाती। तो इसीलिए हमेशा जितनी जल्दी आप अपनी चीज़ों की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उतना आपको बेटर रहेगा। क्या हम वेब डेवलपमेंट और डीएसए को पैरेलली सीख सकते हैं? आप चाहें तो दोनों को पैरेलली सीख सकते हैं, पर उसके लिए बहुत हेवी डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो वो चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हैं तो आप बिल्कुल दोनों को पैरेलली चाहे तो सीख सकते हैं। मैम क्या पीपीटी मिल जाएंगी? बिल्कुल, ये मैंने पहले बता दिया। इस लेक्चर ये जो आज हमारा सेशन हुआ है इसकी पीपीटी मैं आपको दे दूंगी, आप जाकर चीजें देख सकते हैं। Which language will be used for backend and front-end linking? लिंक देखो, बैकएंड जब हम पढ़ेंगे तो बैकएंड के अंदर हम नोड जेएस पढ़ेंगे। नोड जेएस बेसिकली यूजेस जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट हमारी फ्रंट एंड में यूज होती है, बैकएंड में भी यूज होती है, तो एक तरीके से वो हम समझ सकते हैं। नहीं तो लिंकिंग के लिए क्या होता है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी इस स्टेज पे आपको इतना समझ में आएगा क्या। बैकएंड के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, एपीआईज क्रिएट करेंगे। एपीआई एक तरीके से वेटर की तरह होती है। वेटर क्या करता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, आप वेटर को बोलते हैं मुझे सामान चाहिए। वेटर क्या करता है, किचन के पास जाता है, किचन के अंदर कुक सामान बना देता है और वेटर आपको लाकर दे देता है। तो जब हम बैठे होते हैं टेबल के ऊपर तो हम फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए, तो वेटर क्या होती है, एपीआई होती है। एपीआई क्या करती है, बैकएंड के पास जाके कहती है कि ये सामान चाहिए, ये आप प्रिपेयर करते हो, तो बैकएंड एपीआई को दे देता है, एपीआई फ्रंट एंड को दे देती है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। बाकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिंकिंग विंकिंग सब हम डिटेल में कर लेंगे। जब हम कर लेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड की शुरुआत करेंगे तब इन चीजों के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे, तो अभी से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम कौन सी बुक हम रेफर कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए? देखो, वेब डेवलपमेंट या कोडिंग इन जनरल एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल स्किल्स है जिसको आपको हाथ से टाइप करके या हैंड्स ऑन थोड़ा सा सीखना पड़ता है। तो कोई किसी बुक से वेब डेवलपमेंट सीखने की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरा पूरा लेक्चर्स में जो जो पढ़ेंगे वो चीजें एनफ होने वाली है। क्या मॉडर्न वेबसाइट्स का भी प्रोजेक्ट होगा? मॉडर्न वेबसाइट से मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मॉडर्न वेबसाइट्स में कौन सी? अमेजॉन हमें मॉडर्न वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या मतलब कोई मुझे देगा एग्जाम्पल कि मॉडर्न वेबसाइट्स का क्या मतलब है यहाँ पर? कोई चैट में लिखकर अगर मुझे बताए, वेबसाइट का नाम लिख दे। क्या हमें पीएचपी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पीएचपी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी और हम पीएचपी पढ़ भी नहीं रहे होंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आप कहना चाह रहे हैं? यस, हम वेबसाइट्स में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाएंगे और हम रिस्पॉन्सिवनेस सीखेंगे। वो मैंने बताया तो था आपको ये क्लोन दिखाते हुए कि इस क्लोन में तो आप बटन क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको दिखाया था। हम फुली फंक्शनल वेबसाइट्स बनाएंगे जिसपे क्लिक करेंगे तो आपको चीजें होती हुई दिखाई देंगी। हम यूजर की तरह साइन अप कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक की वेबसाइट पे जाके साइन अप करते थे वैसे यहाँ साइन अप कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें होंगी हमारी वेबसाइट के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम एजेक्स भी होगा डेल्टा में, यस। दीदी हम कूल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। देखो, हम बेसिक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएं वो कूल हों। अब उसमें आप इतनी वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे कि आप चाहें तो अपनी तरफ से उन प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा कूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न वेबसाइट में किसी ने फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया है, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया है, amazon का एग्जाम्पल दिया है। बेसिक चीज यही है, प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स जिन्हें माना जाता है हम वैसे प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। कोई पूछ रहा है मैम क्या डेल्टा प्लस अल्फा मिले को ओमेगा आएगा क्या, जिसमें फुल स्टैक पढ़ाएंगे? इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास।
इज इट वर्थ फॉर 4th ईयर स्टूडेंट? मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ मैम। कैंपस अगस्त सितंबर में स्टार्ट है, जब तक मेजर प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगस्त सितंबर तक, हाँ, इतने प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर अच्छे से मेंशन कर पाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब तक काफी प्रोजेक्ट्स हम बना लेंगे। और मैम, हाउ कैन अदर पीपल एक्सेस वेबसाइट्स ओवरऑल द वर्ल्ड? तो इस स्टूडेंट का सवाल है कि मैम अमेजोन आप भी अपने सिस्टम पे एक्सेस कर पाते हैं, मैं भी अपने सिस्टम पे एक्सेस कर पाता हूँ, ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके लिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि सारे के सारे डिवाइसेस एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टेड है। और जब भी हम amazon.com को सर्च करते हैं ना, मान लो यूएस से कोई amazon.com सर्च कर रहा है और इंडिया से कोई amazon.com सर्च कर रहा है, तो क्या होगा? यूएस में, इंडिया में हो सकता है किसी ने जियो का इंटरनेट लिया हो, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी कि amazon.com सर्च हुआ है, पहले सबसे पहले जियो को पता चलेगा, या एयरटेल का अगर इंटरनेट है तो एयरटेल को पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, डीएनएस। डीएनएस कहते हैं हम उस लाइब्रेरी को, डोमेन नेम सिस्टम। ये सब हमने इंट्रोडक्शन के अंदर कवर किया हुआ है, बेसिक फंडा। वैसे यूएस के अंदर भी पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो डीएनएस में सर्च करेगा। डीएनएस क्या होती है? एक ग्लोबल लाइब्रेरी होती है। ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में कोई भी जाकर डीएनएस को देख सकता है। तो डीएनएस एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हर एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है, हर एक सर्वर का एड्रेस होता है। तो डीएनएस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप amazon.com को जाकर सर्च कर रहे हैं तो कौन से एड्रेस वाले कंप्यूटर को आपको देखने की जरूरत है। तो डीएनएस क्या करेगा? वो एड्रेस दे देगा। फिर हम इंडिया में बैठा हुआ चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, या यूएस में बैठा हुआ कोई भी कंप्यूटर हो, वो जाकर डीएनएस सर्वर ने जो भी एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली डीएनएस क्या है? एक एड्रेस बुक है। डीएनएस हमारे पास एक एड्रेस बुक है जिसमें सारे कंप्यूटर्स के, सारे सर्वर्स के एड्रेसेस हैं जो पब्लिकली होस्टेड हैं। और वहां जाकर डोमेन नेम के हिसाब से, डोमेन नेम मतलब ये amazon जो है ये डोमेन नेम है, गूगल डोमेन नेम है, जिसके बेसिस पर हम सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपका नाम या मेरा नाम डोमेन नेम ना हो, बट ये जो कंपनीज के नाम होते हैं डोमेन नेम होते हैं। अपना कॉलेज भी डोमेन नेम है। तो इनको जब आप जाकर सर्च करते हैं तो इनके एड्रेसेस जो हैं वो आपके कंप्यूटर को मिलते हैं, तब जाकर किसी भी जगह से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। मैम, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस अ गुड बीटेक ब्रांच? प्लीज रिप्लाई। इट इज अ गुड बीटेक ब्रांच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी की सारी ब्रांचेस अच्छी होती हैं, क्योंकि यूजुअली जब कंपनी आती है ना, तो कंपनी कहती है कंप्यूटर साइंस वाले सारे आ जाओ, तो किसी भी ब्रांच में वो सबको बैठने के लिए अलाउ कर देती है। यूजुअली प्लेसमेंट्स में ऐसा होता है। बाकी कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है, तो मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि आपके कॉलेज में क्या होगा। बेस्ट तो यही होता है आप अपने कॉलेज के किसी सीनियर से जाके एक बार थोड़ा सा पूछ लें, बात कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको कुछ कुछ स्टूडेंट क्वेरीज दिखाती हूँ जो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। पहला तो इन दिस कोर्स एक स्टूडेंट ने पूछा था, विल यू टीच टोटल रिएक्ट जेएस नोट जेएस, दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू टेक अनदर एडवांस कोर्स। बेसिकली स्टूडेंट पूछना चाह रहा है कि क्या हम कोर्स के अंदर इतना रिएक्ट जेएस और नोट जेएस कर लेंगे कि हमें कोई एडवांस कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो उसका जवाब है यस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम सबको कवर कर लेंगे। अब देखो, एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताती हूँ। कोडिंग के अंदर कोई अंत नहीं है चीजों का। अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति जावास्क्रिप्ट, मान लो कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस डेवलपर है, रिएक्ट जेएस पर कोड करते हैं। अगर वो 4 साल से रिएक्ट जेएस पर कोड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो उन्हें टाइम के साथ याद ही होगी। 4 साल उन्होंने कोड किया, 4 साल रिएक्ट जेएस डेवलपर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें तो उनके टिप ऑफ द माइंड पे होंगी। पर कई सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो उन्हें डे टू डे बेसिस पर नई सीखनी पड़ती होंगी। तो टेक्नोलॉजी में कोई एंड नहीं होता। जब कोई कहता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, उसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि उसे 8 से लेकर जी तक पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट आती है। कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का
0 से लेकर एंड तक सारा सब कुछ याद हो, उसके लिए कई सालों लगते हैं। ये चीज बेसिक चीज हमें समझनी पड़ेगी। पर हाँ, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए टू गेट स्टार्टेड, वो सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे। पर टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने कोई भी चीज सीखी है ना, तो उसमें आप और सीख सकते हैं। इट्स लाइक सेइंग कि हम इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं और इंग्लिश में आप बोलेंगे कि हम सारे के सारे एसेज लिख लेंगे। अब इंग्लिश को यूज करके आप जितने मर्जी चाहे एसेज वगैरह सारी चीजें लिख सकते हैं। पर इंग्लिश के कोर्स के अंदर हम इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देते हैं और हम खुद के एसेज लिखना सीख जाते हैं, खुद के पैराग्राफ्स लिखना सीख जाते हैं। वैसे ही वेब डेवलपमेंट करके हम खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना, खुद की वेबसाइट्स बनाना सीख जाएंगे। अब उसमें आप का अगर मन है कि मुझे तो ये फीचर चाहिए अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीजें जाकर एडिशनल सर्च करनी पड़ेंगी। कुछ ऑलरेडी हमने सीखी होंगी, वो चीजें कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये इस स्टूडेंट ने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था, यही मैं आपको बता रही थी। मैम मेरे कंप्यूटर में H1 बहुत बार यूज कर सकते हैं, बट आपने बोला था कि हम H1 एक ही बार यूज कर सकते हैं। इनके दो सवाल थे, दोनों सवाल इंटरेस्टिंग लगे मुझे। पहला तो स्टूडेंट ने पूछा कि H1 जो टैग है, ये उन स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिन्होंने ऑलरेडी HTML चैप्टर पढ़ लिया है, जो कल अपलोड हुआ था। कि H1 टैग आपने बोला था बहुत बार यूज नहीं कर सकते, पर मैंने तो यूज किया और मेरे में तो बहुत बार यूज हो गया कोड के अंदर। पर आपने बोला था ये एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो आप अगर मेरा लेक्चर ध्यान से जाके देखें तो मैंने बोला था कि H1 टैग को हमें एक ही बार यूज करना चाहिए। हम चाहें तो पूरी वेबसाइट में H1 टैग यूज कर सकते हैं, पर वो अच्छा तरीका नहीं होता कोड लिखने का, ना वो एक प्रोफेशनल डेवलपर का तरीका होता। अच्छे डेवलपर्स को पता होता है कौन से टैग को कैसे यूज करना है, कितनी बार यूज करना है, कहाँ यूज करना है। तो H1 टैग को हम एक ही बार यूज करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। हम चाहें तो मल्टीपल बार भी यूज कर सकते हैं, पर यूज नहीं करना है, एक ही बार यूज करना है, क्योंकि H1 यानी मेन हेडिंग आपकी पूरी की पूरी वेब पेज की। आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर लेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, कोड आपका फिर भी चल जाएगा, पर यूज नहीं करना है, एक ही बार यूज करना है। एक तो ये चीज है, क्योंकि ये वाली जो चीज होती है ना टैग से रिलेटेड, इसको कहते हैं सिमेंटिक्स। अभी सिमेंटिक टैग्स के बारे में हम आने वाले HTML चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो कोडिंग के अंदर दो टर्म्स होती है, एक होता है हमारा सिंटैक्स, एक होता है हमारा सिमेंटिक्स। दोनों टर्म्स के अलग अलग मतलब हैं, दोनों अजीब से टर्म्स लग रहे होंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स, कि रूल क्या है, कि सिंटैक्स अगर फॉलो नहीं हुआ ना, ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा। एरर कैसे आएगा? जैसे अगर मान लो HTML के अंदर मुझे H1 टैग लिखना है, तो मैंने सिर्फ ऐसे लिखा और यहाँ मैंने H1 को बंद कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, इसका क्लोजिंग वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, ये वाला कोड चलेगा नहीं और इसमें एरर आ जाएगा, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देगा वेब पेज के ऊपर। तो इस तरीके के एरर्स हो सकते हैं जो आ जाए हमारे कोड के अंदर, उनको कहते हैं हम सिंटैक्स। जो चीज फॉलो नहीं हुई तो उसके बाद एरर आ गया, चलेगा ही नहीं कोड। या आप अगर आपने मान लो मल्टीपल लाइन लिखी है CSS के अंदर और उसमें आपने सेमीकोलन लाइन लगाया मल्टीपल लाइंस में, तो आपका CSS अप्लाई ही नहीं होगा, तो एरर आ जाएगा एक तरीके से। वो होता है हमारे पास सिंटैक्स, कि रूल क्या कहता है। फिर होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है प्रॉपर तरीका चीजों को करने का। सिमेंटिक्स कहता है कि H1 टैग एक ही बार आना चाहिए। सिमेंटिक्स रूल नहीं है, H1 टैग अगर आप मल्टीपल बार लिख देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, पर वो एक अच्छा तरीका है, वो एक सिमेंटिक वे है चीजों को करने की। तो दोनों शब्दों के बीच में अंतर होते हैं और कोड के अंदर हमें सिंटैक्स को भी फॉलो करना होता है और सिमेंटिकली भी हमारा कोड अच्छा होना चाहिए। फिर स्टूडेंट ने सेकंड सवाल पूछा कि मैम मैंने जो H9 टैग लिखकर भी एक्सपेरिमेंट किया, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्टूडेंट ने आगे बढ़कर एक्सपेरिमेंट किया, आपको भी ऐसी चीजें करनी चाहिए। कि मैंने H9 टैग लिख के एक्सपेरिमेंट किया और वो रन भी हो गया, एरर ही नहीं आया। बट आपने तो बोला था कि H1 से लेके H6 तक ही हेडिंग टैग्स होते हैं, तो मेरा H9 कैसे चल गया? तो इसके अंदर बहुत थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास HTML5 है। HTML4 तक हमारे पास 6 ही टैग होते थे, H1 से लेके H6। पर HTML5 ने हमें वो पावर दी कि अब हम चाहें तो H7 भी बना सकते हैं, हम चाहें तो H8 भी बना सकते हैं, हम चाहें तो H9 भी बना सकते हैं। पर सिमेंटिकली इनको बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपको कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल केस नहीं देखने को मिलेगा
मतलब जितना मैंने देखा है डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें आप इन टैग्स को यूज कर रहे हो। मैक्सिमम केसेस में प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर हम इन्हीं 6 टैग्स को यूज करते हैं, और बाकी सारे केसेस में अगर हमें कुछ और टेक्स्ट लिखना होता है तो उसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसको हम स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि वो हेडिंग की तरह या बोल्ड हो जाए या कुछ और साइज का हो जाए। तो हम इस तरीके के टैग्स को, ऑल्दो आप इन टैग्स को लिखेंगे तो ये वर्क कर जाएंगे, ब्राउजर समझ जाएगा, HTML5 आप यूज कर रहे हैं तो, बट इनको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सिमेंटिकली उसका कोई सेंस नहीं है कोड के अंदर लिखने का। हमेशा जब भी हेडर टैग्स यूज कर रहे हैं तो H1 से लेके H6 तक ही हम यूज कर रहे होंगे, हम बाकियों को यूज नहीं करेंगे। आप यूज कर लेंगे तो एरर नहीं आएगा बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आई होप कि इस स्टूडेंट के को जवाब मिला होगा अपने हेडिंग टैग्स को। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल वाले लेक्चर से रिलेटेड किसी ने इतना इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। नेक्स्ट एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि मैम CSS वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड हुआ है, क्या हमें जरूरत है उसको जाकर देखने की, या फिर सारी की सारी चीजें कोर्स के अंदर ही कवर होंगी? CSS जो यूट्यूब के ऊपर कवर हुआ है, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए एक बार हम डेल्टा में CSS कर लेंगे। आपका मन है कि मैं तो 7 घंटे में रिवाइज करना चाहता हूँ, 2 साल बाद आपका मन किया, 1 साल बाद आपका मन किया, या कोई भी रीजन हो सकता है। वैसे 99% केसेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन करे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसको हमें जाकर देखने की, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम डेल्टा के अंदर कवर कर रहे होंगे। एंड सिर्फ वो सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं, उनसे एडिशनल भी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको CSS के अंदर हम डेल्टा के अंदर कवर करेंगे। तो उससे भी ज्यादा डिटेल में हम CSS को कवर करने वाले हैं डेल्टा के अंदर। तो घबराने की बात नहीं है, कई घंटे लगाकर CSS को हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि इस स्टूडेंट की ये जो क्वेरी है ये आंसर हुई। एंड लास्ट में मतलब आई होप ओवरऑल जो क्वेरीज थी जो मैक्सिमम स्टूडेंट शायद फेस कर रहे थे उनको हमने कवर किया है। एंड लास्ट में मेरा यही मैसेज रहेगा, जर्नी अभी शुरू हुई है एंड अभी हमें पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस जर्नी में अपने लेक्चर्स को और सारी चीज़ों को हमें फॉलो करते हुए चलना है। तो यही चीज़ें थी जिनके बारे में हम आज ओरिएंटेशन के अंदर बात करने वाले थे। तो आई होप आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट कवर हुए होंगे। मैम कैन यू कंप्लीट रिएक्ट जेएस आफ्टर जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ एंड ऑफ द कोर्स? ये मनीष का रिक्वेस्ट है। देखो मनीष, हमने जो कोर्स करिकुलम पूरा डिसाइड किया है वो एक मतलब थॉट प्रोसेस के बाद डिसाइड हुआ है। जैसे अगर किसी को मान लो फुल स्टैक डेवलपमेंट करनी है तो उसे मान लो किसी को अगर रिएक्ट जेएस के अंदर नहीं करनी, वो सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड सीखना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अगर बीच में रिएक्ट जेएस पढ़ाया जाता है तो। इसीलिए रिएक्ट जेएस को हम लास्ट में कवर कराएंगे। यानी जब हम पूरा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कर लेंगे तो लास्ट में हम रिएक्ट जेएस को कवर करेंगे। इज डेल्टा एनफ फॉर टेकिंग जॉब वाइल परस्यूइंग BCA या फिर वाइल परस्यूइंग BTech? देखो, इज डेल्टा इनफ, इसका मैं आपको थोड़ा सा जवाब देती हूँ। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंटली पूरा का पूरा कोर्स करते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स आप देखते हैं, लाइव सेशंस आप अटेंड करते हैं, लाइव सेशन में जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर आपको बोला गया है रेज्यूमे अभी बनाना है तो आपने बनाया है, आपने ईमानदारी से बैठ के चीजें बनाई हैं। आपने लिंक्डइन प्रोफाइल का अगर अटेंड किया तो लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने जाके ईमानदारी से चेंजेस किए हैं। ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपने ईमानदारी से सीखी हैं और आप उनको अप्लाई भी करते हैं। प्रोजेक्ट्स अगर बनवाए गए तो वो आपने अच्छे से बनाए हैं, उनको रेज्यूमे के अंदर डाला है और आप एफर्ट डाल रहे हैं कि खुद जाकर मैं कंपनी में जाके अप्लाई करूंगा और अपने इंटरव्यूज जो है वो अच्छे से देकर आऊंगा। जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं डेल्टा के अंदर उनको आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। ये नहीं कि 4.5 महीने का कोर्स है तो हम 2 साल के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उस तरीके का नहीं। जितने टाइम में कोर्स चल रहा है उसको साथ के साथ कंप्लीट करना है। जो बाकी की एक्सेस दी है वो तो एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्सेस आपको दी गई है, जैसे जैसे कोर्स चल रहा है वैसे वैसे आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ईमानदारी से इस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो डेल्टा इज एनफ फॉर अ जॉब। पर कंडीशन यही है, हमें कंसिस्टेंटली चीजों को करना है, हार्डवर्क अपना पुट इन करना है और छोड़ना नहीं है, बीच में एंड तक कंप्लीट करते हुए चलना है और सारी की सारी जो चीजें बताई जा रही हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, तब इट इज एनफ। और सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्न तो आपने कर लिया, लर्निंग के साथ अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट है कि आप अप्लाई करें जो चीजें आपने सीखी हैं उनको।
मैम क्या हम एनिमेटेड वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे? देखो वेबसाइट्स के अंदर अलग-अलग इफ़ेक्ट होते हैं, हम सीखेंगे कि उन इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सीएसएस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ट्रांज़िशंस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एनिमेशन प्रॉपर्टी होगी, रिस्पॉन्सिवनेस हो गई। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे सीएसएस के अंदर। तो आप अपनी एनिमेशंस बनाना चाहें तो आप डेफ़िनेटली बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर स्लाइड्स माँग रहे हैं, तो उस चीज़ पर मैं देखती हूँ। लेक्चर स्लाइड्स वैसे यूजुअली हम नहीं देते क्योंकि वो जो स्लाइड्स है वो बहुत सारी स्लाइड्स फिर हो जाएँगी। तो उतना रिविज़न में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा उसका नहीं पता, बट एक इसके बारे में एक टेलीग्राम पर एक छोटा-सा हम पोल करवा लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। आई एम ईसी स्टूडेंट, इज़ दिस हेल्पफुल? देखो ईसी पढ़ने के बाद अगर आप टेक में जाना चाहते हो तो डेफिनिटली टेक जॉब्स के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। देखो अब जो सवाल आ रहे हैं वो काफ़ी सारे पर्सनलाइज़ सवाल हैं कि कॉलेज डिग्री इम्पोर्टेंट होती है क्या? या दीदी चैट जीपीटी के बारे में कुछ बताओ। तो थोड़ा-सा हम इन जो थोड़े से अनरिलेटेड टॉपिक्स हैं इनको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। हम जनरली वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे काम आएँगी डेवलपमेंट को सीखते टाइम। एनी एडवाइस फॉर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स? तो जितने भी लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं अपनी स्किल्स बनाने पे फोकस करें एंड वही है कि जितना टाइम आप अपनी स्किल्स को देंगे उतना ही बेटर रिजल्ट्स हमें एंड में दिखेंगे। और लास्ट ईयर के अंदर अगर अभी तक आपकी कोई जॉब या प्लेसमेंट नहीं होती है, प्लीज़ अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाइए बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर। यही आई फील मेरा सबसे बड़ा जो एडवाइस होगा वो मैं देना चाहूँगी। क्योंकि देखो एन्जॉयमेंट तो बाद में भी आ जाएगा बट जॉब इम्पोर्टेंट है। तो कुछ महीने भी अगर आप अपने अपने करियर के ऊपर अच्छे से डेडिकेट कर दिए तो हमारी जॉब लेने के चांसेस या जॉब कितनी अच्छी हमें मिल पा रही है वो चीज़ें बहुत अच्छी बहुत बेटर हो जाती हैं। दीदी क्या डेल्टा करने के बाद हम डायनामिक लैंग्वेजेस सीखेंगे जैसे अल्फा रिमेंबर वेब डेव व्हाइल लर्निंग अनदर? देखो डेल्टा को सीखने के बाद अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट पूछे डेल्टा के बाद अल्फा कर पाएँगे क्या डीएसए सीखने के लिए? तो डेफिनिटली आप कर पाएँगे एंड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मतलब ऐसा नहीं है अल्फा को डीएसए डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो मैं वही चीज़ दोबारा बता रही हूँ या कुछ और या पाइथन सीखने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो आप एक टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद दूसरी जब शुरू करते हैं तो वो आप एक तरीके से बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जब मैं एनिमेशन कह रही हूँ तो मैं वैसी एनिमेशन नहीं कह रही जैसे हमें डिज्नी मूवीज के अंदर देखने को मिलती है, बट एनिमेशन के अंदर वेबसाइट के ऊपर जो छोटी मोटी एलिमेंट्स पर एनिमेशन अप्लाई होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो जो प्रोजेक्ट्स आपने रिज्यूमे के अंदर डाल रखे हैं वही तो आप गिटहब के ऊपर जाकर अपलोड करते हो। तो प्रोजेक्ट चाहे गिटहब के ऊपर हो या रिज्यूमे के ऊपर हो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप अपने अपने रिज्यूमे के अंदर डाल रखे हैं उनको आप गिटहब में जाकर भी कर लें। मैम विल दिस कोर्स ऑल्सो हेल्प इन जीसॉक? देखो जीसॉक करने के लिए आपको किसी एक तरीके की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और डेवलपमेंट का अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस होगा तो वो हेल्प करेगा। तो वो चीज़ जो है आप सीख जाएँगे तो आप फिर वेब डेवलपमेंट को यूज़ करके ही जीसॉक के किसी एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ हेल्प कर देगी। मैम क्या सैटरडेज़ और संडेज़ की छुट्टी होगी? बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं होने वाली, सिर्फ़ अल्टरनेट डेज़ हमारे जो लेक्चर्स हैं वो चलेंगे। तो सैटरडे संडेज़ की वजह से अल्टरनेट डेज़ बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं होंगे हमारे।
प्लीज हम कॉलेज के अंदर आ गए हैं, प्लीज सैटरडे संडे की छुट्टी मत एक्सपेक्ट करिए इसमें। क्या हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर? डेफिनेटली सीएसएस के अंदर हम बिल्कुल फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं। जो वेबसाइट्स मोबाइल पर और सारे डिवाइसेस पर चलती हैं उनको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं, और हम रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ने वाले हैं वेबसाइट्स के अंदर कि वेबसाइट्स को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो वो कैसे रिस्पॉन्सिव बनती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। मैम क्या हम होस्टिंग सीखने वाले हैं वेबसाइट्स की? यस, लास्ट में जो हमारा फाइनल मेजर प्रोजेक्ट बनेगा उसको हम होस्ट करके भी देखेंगे और उसकी हम होस्टिंग भी सीखने वाले हैं। मैम क्या 12th की परसेंटेज प्लेसमेंट में उतनी मैटर करती है? ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ आपके कॉलेज की जो जीपीए होती है वो ज़्यादा मैटर करती है प्लेसमेंट्स में। 12th की परसेंटेज इतना कोई खास मैटर नहीं करती। इंस्टॉलेशन वाली पीडीएफ अगर ओपन नहीं हो रही, अगर किसी स्टूडेंट को ये इशू आ रहा है, तो इंस्टॉलेशन वाली जो पीडीएफ है वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, उसको आप वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक वहां पर आपको सेम अवेलेबल है। मैम क्या बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं? उतने मार्क्स मैटर नहीं करते बोर्ड के। कॉलेज में अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे तो कॉलेज जीपीए लिखी जाती है। वैसे तरीका होता है, अगर आपके बोर्ड के मार्क्स बहुत ही खराब होते हैं तो स्टूडेंट्स फिर रेज्यूमे से हटा ही देते हैं बोर्ड के मार्क्स। इतना ज़्यादा कंपनीज पूछती नहीं है, कुछ कंपनीज होती हैं जो पूछ लेती हैं, बट सबसे पहले आपके कॉलेज के मार्क्स ही पूछे जाते हैं टेक प्लेसमेंट्स के अंदर। मैम क्या हम गिटहब सीखेंगे? बिल्कुल हम सीखने वाले हैं। देखो डीएसए से रिलेटेड अगर किसी के डाउट्स हैं तो डीएसए से रिलेटेड हम डाउट्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यस बलजीत, इस सेशन की जो लाइव रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल रही होगी। मतलब इस लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल रही होगी। मैम लेक्चर्स के कोड भी मिल जाएं तो इसके बारे में भी एक बार, ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे, मैं कुछ कर लेती हूँ, एक हो सकता है गिटहब पे हम कुछ बना दें लेक्चर्स के कोड को अपलोड करने के लिए। नहीं तो कोशिश करते हैं डायरेक्टली फाइल अगर दे पाए तो आई विल ट्राई टू गिव द फाइल। Ma'am, I have a question regarding the boilerplate code. As you mentioned that we can actually add a paragraph content in the boilerplate code itself. So why don't we add a paragraph later, like after the boilerplate code, as I tested it and it showed the same output. So why add a paragraph there when we can add one later with the same output? Can you clarify? देखो समटाइम्स HTML में अभी तक हमने, मैं वही चीज रिपीट करूंगी, हमने सिमेंटिक्स के बारे में अभी इतना नहीं सीखा। सिमेंटिक्स यानी चीजों को लिखने का सही तरीका। तो HTML के अंदर या कुछ और CSS के अंदर भी आप डिस्कवर करेंगे कि कई बार कुछ चीजें वर्क कर रही है। मतलब मैं आपको कुछ रूल बता रही हूँ कि ऐसे लिखना है हमें हमेशा चीजों को, पर उसके थोड़ा सा बिना भी आपकी चीजें वर्क कर जाएंगी, पर आपका कोड वैसा नहीं दिखेगा। तो कोशिश करनी है कि जिस तरीके से मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ ना, कोड को उसी तरीके से लिखना है, क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपर्स उसी तरीके से कोड को लिखते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करने लगेंगे ना, आपका कोड तो चल जाएगा बट वो लिखने का सही तरीका नहीं होगा। तो कोई भी अगर प्रोफेशनल डेवलपर या अच्छा डेवलपर आपके कोड को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। HTML के कोड को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है कि पहले आप अपना बॉयलर प्लेट
कोड लिखिए, उसके बाद उसके अंदर आप बॉडी टैग के अंदर बाकी टैग्स को यूज करते हैं। यही तरीका हमें हमेशा फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो बिना बॉइलर प्लेट कोड लिखे भी हम अपने पैराग्राफ टैग या किसी और टैग को यूज कर सकते हैं। मैंने इनफैक्ट आपको करके भी दिखाया शुरुआत में, बट वो सही तरीका नहीं होता। हमें सही तरीके से कोडिंग करना सीखना है, सिर्फ कोडिंग करना नहीं सीखना, सही तरीके से कोडिंग करना सीखना है। कोई पूछ रहा है मैम ये तो 2 महीने का कोर्स होना चाहिए, व्हाई इज डेल्टा सो लॉन्ग? डेल्टा इज लॉन्ग क्योंकि हम सारी चीजों को एक तो एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, दूसरा हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को पढ़ने वाले हैं। यूजुअली जो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं उसके अंदर रिएक्ट नहीं सिखाया जाता, या डेटाबेसेस में या तो सिर्फ MySQL होता है या MongoDB होता है। या अगर हम CSS की भी बात करें तो CSS में या तो सिर्फ बूटस्ट्रैप पढ़ाया जाता है या सिर्फ टेलविंड CSS पढ़ाया जाता है। तो कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे, जो मतलब आपको हेल्प ही करेंगे एक तरीके से आपके स्किल डेवलपमेंट में। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बाकी इतना टाइम एनफ है टेक्नोलॉजीज को। तो क्योंकि ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो अब अगर आपका कोई कॉलेज या फुल टाइम जॉब चल रहा है तो उसके साथ भी चीजों को मैनेज करना आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा। मैम देयर आर सो मेनी टैग्स इन HTML, क्या हमें सारे सीखने चाहिए? हमें सारे, देखो सीखने हमें सारे चाहिए पर याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टैग्स होंगे जिनको हम बार बार लिखेंगे। CSS करते टाइम हम HTML तो हमेशा लिखने ही वाले हैं, तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम टैग्स जो है वो याद हो जाएंगे। देखो हम एग्जैक्टली UI UX नहीं सीख रहे होंगे, UI UX डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, हम डिजाइनिंग नहीं सीखने वाले। पर हाँ, एक वेबसाइट को स्टाइल कैसे करना है और अच्छे से स्टाइल कैसे करना है हम उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बट डिजाइन कैसे करना है, डिजाइनिंग या फिग्मा जैसे हो गया, हम इस तरीके के टूल्स के बारे में नहीं सीखेंगे क्योंकि वो टेक रिलेटेड जॉब्स में आपको हेल्प नहीं करेगा। UI UX अलग होता है और वेब डेवलपमेंट अलग होती है। हम एंगुलर JS को नहीं सीख रहे होंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर। सेम काम करती है, चाहे आप रिएक्ट JS सीख लीजिए चाहे आप एंगुलर JS सीख लीजिए। हम रिएक्ट JS सीखने वाले हैं, हमारा जो कोर्स होगा उसके अंदर हम रिएक्ट JS को कवर करेंगे। मैम हम PHP क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि PHP बैकएंड को बनाने के लिए यूज होती है। किसी भी वेबसाइट का अगर आपको बैकएंड बनाना है तो उसके लिए आप PHP यूज कर सकते हैं, बट PHP की जगह हम Node.js को यूज करके बैकएंड को बनाएंगे। 2 फायदे हैं, Node.js ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, मॉडर्न जो वेबसाइट्स होती हैं वो PHP से ज्यादा Node.js को यूज करती हैं। एंड दूसरा फायदा ये है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम फ्रंट एंड में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही Node.js के अंदर कोड होता है। तो 2 फायदे हो जाएंगे। ईशान मित्तल कह रहे हैं मैम डिनर करता है। मैम मेरा सेकंड ईयर शुरू होने वाला है, क्या मुझे DSA को प्रायोरिटी देनी चाहिए डेवलपमेंट को? देखो सेकंड ईयर शुरू हो रहा है तो आपके पास एम्पल टाइम है, आप दोनों में से किसी भी एक को प्रायोरिटी दे सकते हैं। मतलब आप दोनों को ही कर लें तो अच्छी बात होगी, मैं तो एडवाइस करती हूँ DSA और डेवलपमेंट दोनों आप करिए हैंड ऑन हैंड, तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा। और क्योंकि आप अभी सिर्फ सेकंड ईयर के अंदर ही आए हैं तो एम्पल टाइम है। Ma'am, sorry, Didi, will we learn concepts in depth? Yes, Jaya, we will learn all the concepts in depth. मैम VS कोड में एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करें? देखो जितना भी हम कोडिंग करने वाले हैं उसमें अभी तक तो जितना हमने HTML वगैरह कर रहे हैं उसमें हमें कोई खास एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। नहीं तो VS कोड में लेफ्ट साइड में पैनल में एक एक्सटेंशंस का ऑप्शन आता है, आप वहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करके जो भी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है उसको सर्च कर सकते हैं और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दीदी क्लासेस सुबह 8 बजे नहीं अपलोड हो सकती? देखो सुबह 8 बजे अपलोड
इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम चाहते थे कि लाइव सेशंस जो हैं और क्लासेस दोनों सेम टाइम पर हों। एंड दूसरा, मैक्सिमम जो लोग होंगे, चाहे वो कॉलेज के अंदर हों, चाहे वो अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैक्सिमम लोग शाम के टाइम पे थोड़ा सा फ्री होते हैं। तो इसीलिए हमारी जो लेक्चर्स हैं वो शाम के टाइम पर ही अपलोड होंगे। बट आपको आज सुबह के 8 बजे पढ़ाई करनी है तो आज अगर शाम के 8 बजे अपलोड हुआ तो आप कल सुबह जाके 8 बजे पढ़ाई कर लो, उसमें परेशानी की बात नहीं है। दीदी, HTML और CSS करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, HTML जो है करीबन हमने करीबन 4-5 घंटे के अंदर कवर किया है HTML को, क्योंकि काफ़ी डिटेल में कवर किया है। और CSS को हम 8-10 घंटे से ज़्यादा ही कवर कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो 10 घंटे से ऊपर। अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह और बूटस्ट्रैप वगैरह को भी काउंट कर लेते हैं, तो काफ़ी टाइम में हम कवर कर रहे होंगे चीज़ों को। और हर दिन के अंदर जो हमारे लेक्चर्स आएँगे, रोज़ करीबन 1 से 1.5 घंटे के आसपास हमें लेक्चर मिल रहा होगा। कोई-कोई लेक्चर हो सकता है काफ़ी बड़ा हो कॉन्सेप्ट में, तो हो सकता है 2 घंटे का भी आपको लेक्चर मिल जाए। तो डिपेंड करेगा टॉपिक कौन-सा हम पढ़ रहे हैं। क्या जिस दिन लेक्चर अपलोड हो गया, क्या उस दिन भी लाइव हो सकती है? देखो, ऐसा होगा नहीं यूजुअली। जिस दिन लेक्चर अपलोड होगा उस दिन हम लाइव नहीं रखेंगे, और अगर उस दिन मान लो किसी दिन लाइव अगर रखनी भी पड़ जाती है तो उस दिन लेक्चर अपलोड नहीं होगा, लेक्चर अगले दिन अपलोड होगा। तो उस दिन की हम एक तरीके से छुट्टी रख देंगे लेक्चर्स के लिए। जिसका कॉलेज में जीपीए सही नहीं है, उसको परेशानी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है, कॉलेज का जीपीए नहीं है तो हमें अपने स्किल्स पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो डेवलपमेंट में आप और अच्छा करिए, प्रोजेक्ट्स और अच्छे बनाइए, तो वो जिस चीज़ में हम बुरा कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ में और अच्छा करके हमें उसको मैच अप करना होता है। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है उसको हम अभी थोड़ा-सा समाप्त करने वाले हैं। एंड आई होप कि कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चली होंगी, एंड आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रख रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट में एक छोटा-सा मैसेज मैं वही देना चाहूँगी जो मैंने शायद इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी आपको दिया है, कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। कोडिंग को बेस्ट तरीके से सीखने का यही तरीका है कि अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद सॉल्व करने की थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी लें और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि कंपनीज़ के अंदर जब आप जाएँगे ना, तो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। वहाँ पे मतलब अगर आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट बना बना रहे होंगे, ऐसे फीचर पर आप काम कर रहे होंगे जो शायद आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो उस टाइम पर उस तरीके के माइंडसेट के लिए प्रिपेयर होने के लिए अभी से अगर हम तैयारी शुरू कर देंगे तो वो हमें हेल्प करेगा। इसीलिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ हमें चीज़ों को अप्रोच करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं, कोई भी एरर आता है, कोई भी बग आता है, तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक बार गूगल सर्च करें, और स्टैक ओवरफ्लो नाम की जो वेबसाइट है हमारा बहुत साथ दे रही होगी। मैक्सिमम जो हमारी क्वेरीज होंगी वो स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर हमें उनके आंसर्स मिल रहे होंगे। 99% केसेस में स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर उस क्वेरी का आंसर होगा, उस एरर का आंसर होगा जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लाखों डेवलपर्स होंगे जिसने शायद सेम प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए हार्ड वर्क पुट इन करना है, एंड देन आई कैन डेफिनिटली से डेल्टा विल बी एनफ फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, एंड अब मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर के अंदर जो अपलोड होगा कल शाम को 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड ये याद रखना है जर्नी अभी शुरू हुई है, इसके बाद बहुत बार हम मिलने वाले हैं, टेलीग्राम पर बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, और काफ़ी सारी खूब सारी हम मेहनत करके अपनी डेवलपमेंट जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से हम जो है कल्मिनेट करने वाले, खत्म करने वाले हैं एक तरीके से, शुरू से लेकर एंड तक। बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।